सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 6 ऑफ नेटो सीरीज़। पहले ये कंफर्म कर दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं एक बार। भोर घाट मुंबई टू पुणे डबल हेलिकल बॉडी ऑफ ट्रेन है भाई, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा देख के कि आप लोग प्रोडक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह से डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन रिवाइज हो सकते हैं। और पता नहीं कौन सी चीज़ अगर किसी ने दूसरे ने पूछी और वो आपको नहीं पता थी, यहाँ पे पता चल गई और वो एग्ज़ाम में आ गई। इसी वजह से धीरे धीरे रेलेवेंट क्वेश्चंस का डोमेन बढ़ाते रहें। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर लेक्चर हैवी हो जाता है, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, ये वो न जाने क्या क्या। तो कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। एक दिन का ब्रेक आप लोगों के लिए हो गया है, पिछले वीक से ही मैंने आपको बता दिया था कि जो PYQ सीरीज़ होती थी 5 दिन और 2 दिन नेटो, तो उसमें PYQ सीरीज़ में अब 4 दिन हो गया है वो PYQ सीरीज़, और 1 दिन का ब्रेक और 2 दिन आपका नेटो रहेगा। अब रही बात हैवी हो जाता है, जब आप पहले दिन जिम जाते हैं तो बहुत ज़ोर का दर्द होता है, दूसरे दिन थोड़ा कम होता है एंड सो ऑन करके धीरे धीरे कम होता जाता है, देन आपका थ्रेशोल्ड वेट उठाने का बढ़ता जाता है। सिमिलर यहाँ पे है, जितना पेन आपको हो रहा है दैट मीन उतनी ही आपको नीड है, क्योंकि आपने चीज़ें नहीं कर रखी हैं। नहीं तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कल मैंने पंचायत का क्वेश्चन करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायत आपके पॉलिटी के लिए। अब अगर वहाँ पे जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको दर्द हो रहा है या फिर बहुत हैवी लग रहा है तो मतलब है कि आपको पता नहीं है, और अगर पता है तो वो रिवीजन हो रहा है। तो ये एक तरह से रिवीजन सेशन आप बोल सकते हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं आती, जैसे फॉर एग्जांपल जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 में चीज़ें कर रखी PY की पार्ट 1 में, उनके लिए उतना ज़्यादा नहीं, बस ये रिवीजन उनके लिए चल रहा है। अब मैं आपको कंपेल नहीं कर रहा हूँ कि पार्ट 1 जाके पहले करो, बस आपको बता रहा हूँ कि वो प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप पहले गुजर चुके हैं तो कम दर्द होगा, अभी गुजर रहे हैं तो ज़्यादा दर्द होगा। दर्द तो आपको सहना पड़ेगा, वो किसी न कभी हर किसी को सहना पड़ता है। ठीक है, तो वो दर्द का फेज़ है, और जब भी आपको पेन होता है तो आपको ही पता है वो ग्रोथ का सिग्नल होता है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपकी मर्ज़ी है, सुनो सबकी, करो मन की। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जिसलिए हम यहाँ पे आए। फर्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो जो एल्यूमिनियम का निर्माण है वो किससे होता है? कॉपर और बॉक्साइट और मिक्का और मैंगनीज और, इनमें से क्या सही आंसर है? एक क्वेश्चन लेखराज ने पूछा, यंग एज में मियांडर्स कौन बनाता है? वेरी गुड क्वेश्चन लेखराज। इन्होंने मतलब मैं इनके क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर देता हूँ ढंग से। क्वेश्चन इनका ये है कि विच रिवर फॉर्म्स मियांडर्स इन इट्स यूथफुल स्टेज, ये क्वेश्चन है इनका। चलिए पहले तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एल्यूमिनियम को किस ओर से बनाया जाता है? अब ओर क्या होता है? और वो एकदम माइन से निकाला जाता है जो ना, उसको ओर बोलते हैं। ठीक है, अब उस ओर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ऐसा तो है नहीं एल्यूमिनियम नीचे पड़ा हुआ है, गोल्ड का एक नेकलेस पड़ा हुआ है उठा लो जाके, हीरे की अंगूठी पड़ी हुई जाके निकाल लो, ऐसा तो नहीं होता है। इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी बहुत सारी मिक्स होती हैं, तो इम्प्योरिटीज़ और प्योरिटीज़ सब मिला के ओर बोलते हैं। और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं किसी ओर में, उसको गैंग बोलते हैं। फिर इसके रिफाइनिंग प्रोसेस की अगर बात करें कि इसको रिफाइन कैसे करते हैं, तो इसका रिफाइनिंग प्रोसेस भी होता है। और रिफाइनिंग प्रोसेस डिपेंड करता है कि वो कैसी ओर है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक रिएक्टिविटी सीरीज़ देखेंगे। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ पता है तो आपको ये पता होगा कि ऊपर हमारे काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स आते हैं उनको। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से रिफाइन कर लेते हैं। जो नीचे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो उनकी ओर सल्फाइड वाली ओर होती है, यानी कि वो सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कॉपर की अगर बात करूँ तो कॉपर की एक ओर होती है चैल्कोसाइट। ठीक है, चैल्कोसाइट इसकी एक ओर होती है और इसका फॉर्मूला होता है Cu2S। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका सिनाबार होता है। सिनाबार किसकी ओर है जरा बताइए कमेंट में जल्दी से। सिनाबार होता है आपका HgS, यानी सल्फाइड इनमें अटैच्ड है, अब इसको हटाना पड़ेगा। कुछ कुछ होते हैं जैसे कि आपका क्यूप्राइट हो गया। ठीक है, क्यूप्राइट क्या होता है? वो उसमें Cu2O होता है, वो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सल्फाइड एक होता है और एक होता है आपका कार्बोनेट। ठीक है, सल्फाइड और या फिर कार्बोनेट और। अगर सल्फाइड है तो आप करो रोस्टिंग कैरेमिनाटो को बुला के, और अगर कार्बोनेट की है तो आप करो उसका कैल्सिनेशन। और जब ये करोगे ना तो उसके बाद ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अब ये फॉर एग्जांपल ये Cu2 क्या था आपका, Cu2S था, Cu2O बन जाएगा। उसके बाद आपको करवाना पड़ता है रिडक्शन, यूजुअली कार्बन को ले लेते हैं और उससे हो जाता है आपका क्या, पूरा कंप्लीट आपको मेटल मिल जाता है। क्लियर है? एक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हम कभी कभी क्या करवा लेते हैं,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का भी यूज़ करके हम रिडक्शन करवा लेते हैं। और ये जो है होती है ना, ये रिएक्शन आपकी यूज़ होती है, इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन इसको बोलते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे मेटल का यूज़ करते हैं, एक जो मेन मेटल है उसको रिड्यूस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑक्साइड मिला ना यहाँ पे, अगर कार्बन से रिएक्ट करवा दूंगा तो भी रिडक्शन हो जाएगा। अगर दूसरा मेटल पकड़ के ले आऊँगा तो ये उसके ऑक्साइड से इसको छीन लेगा और उसको फ्री कर देगा, उसको सिंगल कर देगा। तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और थर्माइट रिएक्शन। इसको यूज़ किया जाता है जो आपकी रेलवे पटरियाँ होती हैं ना, उनको जोड़ने के लिए। अब मैं जो एक एक चीज़ बताता हूँ बड़ा नाप तोल के बताता हूँ, जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं वो बता रहा हूँ आपको मैं। और ये एनसीईआरटी आपको पता है क्लास 9th एंड 10th की कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको अगर हैवी लग रहा है तो मतलब आपको नहीं पता है, आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी की चीज़ है। ठीक है, अब उसको तो आप नेगेट नहीं कर सकते हैं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रोलिसिस वो सारी चीज़ें आपको समझ गया अभी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे पूछ रहा है एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर, तो एल्यूमिनियम किस ओर से, और सिना बार आपकी आपको दिख रहा है मरकरी की ओर है, तो ये होता है आपका बॉक्साइट ओर। ठीक है, बॉक्साइट ओर से हमें मिलता है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम देख के आपको कुछ चीज़ें याद आनी चाहिए। एल्यूमिनियम देख के आपको याद आना चाहिए एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम क्या है? एका एल्यूमिनियम जो हमारे मेंडलीव जी हैं, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया था सबसे पहले, अगर हम बोलें, उन्होंने एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, जिन भी एलिमेंट के गैप क्रिएट हो गए थे पीरियोडिक टेबल में, जो नहीं उस समय वो एलिमेंट एग्जिस्ट हुए थे, तो वो बहुत ही मतलब इतने कैपेबल थे कि उन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब इसमें कोई डिफेक्ट है, ये है ही नहीं, मतलब सॉरी हाँ, कि मतलब इसमें कोई है ही नहीं और यही एलिमेंट इतने ही एग्जिस्ट करते। उन्होंने बोला कि इन फ्यूचर एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ होगा जिसका नाम होगा एका एल्यूमिनियम। एका एक संस्कृत वर्ड है, और बाद में ये जाके डिस्कवर हुआ भी। एका एल्यूमिनियम आपका बना जाके गैलियम, फिर ऐसे ही आपका एका बोरॉन बना आपका जाके स्कैंडियम, ऐसे ही आपका एका सिलिकॉन बना आपका जर्मेनियम। कभी कभी आपसे पूछ लेता है गैलियम का एटॉमिक मास कितना है एका एल्यूमिनियम, अगर एका एल्यूमिनियम का पूछ रहा है तो उन्होंने 68 दिया था, 68। और देखिए जो गैलियम मिला ना इसकी पोजीशन पे, उसका एटॉमिक मास था 69.7। तो बहुत ही इन्होंने ब्यूटीफुली ये चीज़ पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी मेंडलीव जी ने। अब मेंडलीव जी से भी मुझे याद आ रहा है मेंडलीवियम इनका एक, इनके नाम पे एक एलिमेंट का नाम है, उसका जरा एटॉमिक नंबर बताइए। तो इस तरह से अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपको पुरानी चीज़ें भी रिलेट करके सारी चीज़ें याद आती जाएंगी, और ये चीज़ें आपके रिवीजन हो रहा है। अब अगर आपको हैवी लग रहा है मतलब आपको ये चीज़ नहीं पता जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मीका अगर बात करें नॉन मेटल है, और मीका से आपको याद आना चाहिए कि हमारे टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है मीका के। ठीक है, टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है मीका के, जो कि आपका एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो टॉप प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 एंड 3, 3 ओनली, या फिर 1, 2 एंड 3? बताइए जल्दी से। बफ 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 बफ, एक सेकेंड, क्या बफरिंग हो रही क्या? लैग हुआ सर, एक सेकेंड। चीज़ें तो सही है मेरे साइड से। अभी फिर से बफरिंग हुआ क्या, एक बार बताना। आई थिंक अभी नहीं होगा, एक बार कंफर्म करेंगे, अभी नहीं होगा। ठीक है, फाइन है, ओके। क्वेश्चन है आपका ये, कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड on lottery basis. Till recently India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self sufficient in coal production. ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, जैसे कि आप रियल एग्जाम लाइक कंडीशन में इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। करिए अटेम्प्ट। टारगेट एसएससी विद अभिषेक क्या टाइप किए पढ़े, रेन क्लाउड्स का टाइप क्या है ये? और यहाँ पे जो लेखराज ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे देते हैं कि कौन सी आपकी रिवर है, river that form meanders in its youthful stage। यानी कि कौन सी रिवर है आपकी जो यूथफुल स्टेज में मियांडरिंग करती है। ऐसे मियांडर हम लोगों ने पढ़ा था, मियांडर क्या होता है? जब रिवर आपकी ऐसे 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 काफ़ी ज़्यादा जो घूमती है, जब आपकी वो यूजुअली कितने फेज पढ़े थे? यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। तो यूजुअली मैच्योर स्टेज में आपकी रिवर मियांडर करती है और फिर ऑक्सबो लेक बनाती है आपकी जो ओल्ड स्टेज होती है। ठीक है, ये रिवर है आपकी झेलम। वही झेलम जो आपकी निकलती है वेई नाक से, वही झेलम जिसका पुराना नाम क्या जरा बताइए, ए से स्टार्ट होता है उसका पुराना नाम, एंशिएंट नेम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब ये इस क्वेश्चन को पहले मैं ये देख लेता हूँ कि आपने इसके आंसर्स क्या दिए हैं। 1 1 1 1 ओनली, ओके।
वितास्ता, अस्किनी, अच्छा पहले श्योर हो जाओ वितास्ता होगा कि अस्कनी होगा। पहले आप एक बार श्योर हो जाओ कि वितास्ता होगा कि अस्कनी होगा। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया ए से स्टार्ट है नाम, तो सब अस्कनी लिखने लगे। श्योर नहीं हो? वितास्ता ही आंसर होगा। जो लोग अस्किनी दे रहे हैं गलत है, बिकॉज जो अस्किनी है वो चिनाब का है, रावी का पुरुषनी है, ब्यास का बिपाशा है, ठीक है, और सतलज का शतुद्री है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जिन लोगों ने वन ओनली दे रहे हैं बिल्कुल सही है। अब अगर आपकी ये थिंकिंग थी जो भी मैं बताने जा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। कैसे, वो ध्यान से सुनिए। सर मिक्का प्रोड्यूसर मिस हो गया। मिक्का प्रोड्यूसर मैं बता देता हूँ। मिक्का टॉप प्रोड्यूसर्स मैंने बोला था, टॉप में आंध्रा है, देन राजस्थान एंड देन बिहार है, और इंडिया 8th पोजीशन पे आता है। ठीक है, इंडिया आपका 8th पोजीशन पे आता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पे, वो ध्यान से सुनिए। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट एलिमिनेट करना था दैट वाज थर्ड। देखिए, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। यानी अभी तक इंडिया कोल इंपोर्ट कर रहा था। ठीक है, अभी तक इंडिया सिर्फ कोल इंपोर्ट कर रहा था, और अभी रिसेंटली ये हुआ कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया एकदम से। ये आपका एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपका एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सिर्फ आपको यहाँ पे इसको एलिमिनेट करना था और आपका सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वन ओनली। ठीक है, कोल की अगर बात कर लें, थोड़ी सी चर्चा कर लें, तो कोल आपका दो तरह का होता है। एक होता है कोकिंग कोल और दूसरा होता है नॉन कोकिंग कोल। ठीक है, एक होता है आपका कोकिंग और दूसरा होता है नॉन कोकिंग कोल। कोकिंग कोल की अगर बात करें तो जो हम आयरन और स्टील वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं, जो बनाते हैं, वो कोकिंग कोल से बनाते हैं। और जो नॉन कोकिंग कोल है, इसका यूज़ किया जाता है यूजुअली जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट्स। अब ये जो कोकिंग कोल होता है ये काफ़ी हाई ग्रेड का कोल होना चाहिए। इसमें कोकिंग कोल जो होता है हाई ग्रेड का कोल होता है। अब हाई ग्रेड कोल में क्या होते हैं, तो कोल की क्वालिटी के बेसिस पे इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो एंथ्रासाइट, दूसरा बाइट्यूमिनस, तीसरा लिग्नाइट, और चौथा है आपका पीट। ठीक है, पीट। अब कोई कार्बन और कोई कोल कितना अच्छा क्वालिटी का होगा वो डिटरमाइन करता है कि उसमें कार्बन का कंटेंट कितना है। कार्बन का कंटेंट कितना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एंथ्रासाइट की, अगर बात करें तो यहाँ जो कार्बन का कंटेंट होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। कितना? 80 to 90% ऑफ कार्बन इसमें आपको देखने को मिलेगा एंथ्रासाइट में। बाइट्यूमिनस में अगर बात करें तो 60 to 80% आपको कार्बन देखने को मिलेगा। लिग्नाइट की अगर बात करें तो 40 to 60% ऑफ कार्बन आपको देखने को मिलेगा। और पीट की अगर बात करें तो तकरीबन 40% ऑफ कार्बन देखने को मिलेगा। यानी कि कार्बन कंटेंट घट रहा है। कार्बन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए और जो सल्फ़र का कंटेंट है वो कम होना चाहिए अगर कोल को अच्छी क्वालिटी का होना है तो। लेकिन अगर हम बात करें जो पीट वगैरह होता है इसमें सल्फ़र का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम नॉन कोकिंग कोल के तौर पे यूज़ करते हैं। इंडिया की अगर बात करें, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लो ग्रेड का कोल मिलता है। इसी वजह से कोकिंग कोल को हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। कोकिंग कोल को इंपोर्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर आपको नॉलेज है तो फिर तो बिल्कुल आप थर्ड को एलिमिनेट करेंगे, वन ओनली आ जाएगा। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पे, तो अभी तक इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, ठीक है, और अब ऐसा हो गया कि पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो गया। तो अब ऐसा क्या हो गया, क्या कोल किसी ने जाके ठूंस दिया क्या अर्थ के अंदर? भाई कोल बनता है बहुत मिलियन बिलियन ईयर्स जितना। अब कोल बनता कैसे? कोल बनता है भाई फॉसिल से, जो जीवाश्म होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे कि जो पेड़ हो गए, जैसे या फिर ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब जब नीचे दबते जाते हैं, ठीक है, तो वो फॉसिल्स जो होते हैं काफ़ी मिलियंस और बिलियंस ईयर्स के बाद वो कोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जितनी लंबे समय तक कोई फॉसिल दबा रहेगा वो उतना ही बेटर कोल बनाएगा। तो एकदम से कैसे सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि कोई कोयले की खदान मिल गई हो, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको एक्सट्रीम मान के एलिमिनेट कर सकते थे। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स मिलते हैं यहाँ पे, फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स। अगर स्टेट टर्म्स में बात कर लें तो स्टेट में आपका सबसे टॉप पे आता है झारखंड। झारखंड में काफ़ी फेमस माइन है कोल के झरिया, झारखंड है, देन आपका उड़ीसा है, देन आपका छत्तीसगढ़ है,
क्लियर है ये चीज़। और एक चीज़ याद रखना, कोकिंग कोल को हम फिर पिग आयरन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पिग आयरन, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। और क्या आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये हो गया, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, एक टर्शरी कोल होता है। तो ये जो टर्शरी कोल होता है ना, यूजुअली बहुत ही लो ग्रेड का होता है, जो पीट हम बोलते हैं टर्शरी कोल। ये टर्शरी कोल आपको मिलता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वाइट मार्बल वॉज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सीकरी। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा, यहाँ पे बड़ा होगा, बाढ़ नहीं होगा, ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या फिर नीदर वन नॉर टू। बिल्कुल बाइटोमिनस मोस्ट कॉमर्शियली यूज होता है, बाइटोमिनस बिल्कुल, बिकॉज एंथ्रासाइट उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, ठीक है, आप इंपोर्ट भी कर लोगे फिर बाकी कंट्रीज़ में भी उतना ज़्यादा नहीं होता है बाइटोमिनस। और लिग्नाइट की आपकी फील्ड्स आपको देखने को मिलेंगी तमिलनाडु में। वॉट इज़ पिग आयरन? पिग आयरन जो होता है ये एक आयरन और होती है इल्मेनाइट करके, उसका जब हम स्मेल्टिंग करते हैं, ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो उसका प्रोडक्ट होता है एक तरह से पिग आयरन, ठीक है, पूरी तरह से प्योर फॉर्म में नहीं होता है, ये एक क्रूड आयरन बोल सकते हैं पिग आयरन को, किसकी इससे पूरी तरह से इसकी इम्प्योरिटीज़ अभी नहीं निकली हैं। क्लियर? अब इस क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ ये है, ज़्यादातर या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो चीज़ों को रिवर्स कर देता है, और इस चीज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आपको ये चीज़ पता चल गई, मेन पर्पस यहाँ पे इस क्वेश्चन या फिर वाइट मार्बल, बुलंद दरवाज़ा, इन सब के बारे में बताना नहीं है, मेन जो मकसद बताने का है वो ये है कि अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर ले तो रियलिटी ये है कि बुलंद दरवाज़ा वाइट मार्बल से नहीं, रेड सैंडस्टोन से बना है, ठीक, और जो बड़ा इमामबाड़ा है वो रेड सैंडस्टोन से नहीं, वाइट मार्बल से बना है। ये सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया, ये चीज़ मैंने एसएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करी, सिर्फ टियर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, टियर 1 में भी बहुत सारे उसमें ऑब्जर्व किया, और मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ। तो देखो ये 1 और 2 को इसने रिवर्स कर दिया है। आप अगर पीवाई की सीरीज़ में रेगुलर होंगे तो आपको पता है ये चीज़। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ तो नहीं है वाइट मार्बल तो यहाँ यूज़ हुआ है, अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर रेड सैंडस्टोन तो यार यहाँ पर यूज़ हुआ, ये तो यहाँ दिया हुआ है, यानी कि इसने हो सकता है दोनों को रिवर्स कर दिया हो। यानी अगर ये गलत हुआ क्योंकि रेड सैंडस्टोन से तो ये बना है, तो ये गलत हुआ और ये भी गलत हो गया, क्योंकि अगर देखो होने को तो ये भी हो सकता है कि भाई रेड सैंडस्टोन से ये भी बना है और रेड सैंडस्टोन से हो सकता है ये भी बना हो, पॉसिबिलिटीज़ तो कुछ भी हैं, लेकिन एग्जामिनर का थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ कि कैसे उसने किया होगा, दोनों को रिवर्स कर दिया होगा। समझ रहे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 स्टेटमेंट बना दूँ कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन आर विटामिन के, ई, डी एंड ए, ठीक है, एंड फैट सल्यूबल विटामिन आर, बी एंड सी। अगर आपको ये पता है कि भाई ये तो वाटर सल्यूबल होते हैं, तो आप समझ गए ना अपने यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वाटर और फैट को अलग अलग मैंने की, उसको इंटरचेंज कर दिया। इस केस में आपके दोनों गलत होते हैं। फिर शायद आप समझ पाए होंगे ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताना क्या चाह रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि बुलंद दरवाज़ा की अभी हमने हाल ही में बात करी, चर्चा करी पीवाईक्यू सीरीज सेशन में, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा इस सेंस में कि ये जो आपका बुलंद दरवाज़ा है, मैंने आपको कब पढ़ाया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि भाई फतेहपुर सीकरी ये क्वेश्चन आपके CHSL में पूछा गया था कि फतेहपुर सीकरी को किसने इस्टेब्लिश किया था, तो ये अकबर ने इस्टेब्लिश किया था, आगरा के पास है, और ये 1571 में इस्टेब्लिश किया था। फतेहपुर किसी पे फतेह कर ली थी। और सीकरी क्यों? क्योंकि यहीं पे जन्म हुआ था जहांगीर, जो अकबर का बेटा था जहांगीर, और इसकी जहांगीर की बर्थ को प्रेडिक्ट किया था शेख सलीम चिश्ती ने, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये बनवाया, और साथ ही साथ इनके नाम पे खानका बनवाया, ठीक है, खानका, और यहीं पे बना बड़ा इमामबाड़ा, जो कि एक एंट्रेंस है किसका, मॉस्क का। कब बना? 1784 में ये जाके बनता है। सॉरी, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ा इमामबाड़ा आपका क्या मैं बोल रहा हूँ, ये सॉरी, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा, ये एक आपका एंट्रेंस है मॉस्क का। कब बना? 1575 AD में। और ये क्यों बनाया गया? टू कमेमोरेट विक्ट्री ओवर गुजरात। विक्ट्री, उसी का नाम है फतेह, ठीक है, विक्ट्री ओवर गुजरात।
और इसको बनाया गया आपका रेड सैंडस्टोन से, बुलंद दरवाज़ा को और खानका को रेड सैंडस्टोन से बनवाया गया। भले यहाँ पे वाइट और ब्लैक थोड़ी सी मार्बल्स का यूज़ किया गया था, बट मेनली ये रेड सैंडस्टोन से बना था। वहीं अगर हम बात करें बड़ा इमाम बाड़ा, जो यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया, तो जो बड़ा इमाम बाड़ा ये थोड़ा बाद में जाके बनता है, ये 1784 AD में बनता है बाई असफुद्दौला। ठीक है, असफुद्दौला इसको बनवाते हैं। ये नॉलेज हो गया और ये विजडम हो गया। आगे बढ़ते हैं। दो कॉफी एंड टी बोथ आर कल्टिवेटेड ऑन हिल स्लोप्स, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम रिगार्डिंग द कल्टिवेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हालांकि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, लेकिन इनकी खेती को लेकर इनमें कुछ अंतर है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जरा विचार। बताइए जल्दी से। वन ओनली आंसर आ रहा है तुषार का, सी आंसर आ रहा है अजय सिंह का, विभूति नारायण मिश्रा डी आंसर दे रहे हैं। अच्छा, वन ओनली, ओके। अब अगर आप इसका भी आंसर नहीं दे पा रहे ना, दैट मीन का आपने प्रीवियस इंट्रो सेशन है तो किए नहीं है, और अगर किए हैं तो खुद ही देख लो आप कि आप उसको यहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर एग्जाम में क्या इम्प्लीमेंट करोगे। Coffee plant require a hot and humid climate of tropical areas where tea can be cultivated in both tropical and subtropical area. जनरलिस्टिक है, थोड़ा सा अफर्मेटिव है, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड, कोई डेटा नहीं मिल रहा है, तो जनरली ये सही होते हैं स्टेटमेंट में। ये नहीं बोल लो सही है, जनरली सही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी इज़ प्रोपोगेटेड बाई सीड्स बट टी इज़ प्रोपोगेटेड बाई स्टेम कटिंग ओनली। ओनली क्या होता है, एक्सट्रीम कीवर्ड होता है, जनरली गलत होता है ये। यानी कि कॉफ़ी प्रोपोगेट होती है सीड से, लेकिन जो टी होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम कटिंग से ही हो सकती है। एक्सट्रीम कीवर्ड है। जब तक आप ये नहीं जानते कि हाँ ये ओनली सही ही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि कभी कभी एक्सट्रीम जैसे मैं बना सकता हूँ, जैसे कि एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, सही है, एक्सट्रीम लग सकता है, बाइंडिंग है। तो अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, ठीक है, कि अगर आपको 100% नॉलेज है। अगर नहीं है तो आपको ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, बिकॉज एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही इसीलिए दिया है ताकि आपके अंदर कॉमन सेंस है कि नहीं थोड़ा सा, कि आप ये चीज़ समझ सकें कि भाई ये किसी ना किसी एक और तरीके से भी तो होती होगी। कि आपसे वो ये एक्सपेक्ट थोड़ी ना कर रहा है कि तुमको चाय बागान के बारे में एक एक चीज़ पता हो कि चाय कैसे उगाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे पी जाती है। वो ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर रहा है चाय कॉफ़ी, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये चीज़ पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। और अगर ये पकड़ लिए तो आंसर वन ओनली हो गया। अब वन क्यों सही हुआ, क्यों मैंने इसको सही कंसिडर किया, क्यों मैंने नीदर वन नॉट टू नहीं लगा दिया, बिकॉज ये जर्नलिस्टिक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है। कॉफ़ी की अगर मैं बात करूँ, मैं रिलेट करता हूँ कर्नाटक से, इसको कर्नाटक से रिलेट करता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब कर्नाटक में अगर आप देखें तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट ही होता है, बिकॉज कर्नाटक में ही आपको ये कॉफ़ी बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इसकी वैरायटी होती हैं अराबिका, ठीक है, रोबस्टा, लिब्रिका, ये काफ़ी हाई वैरायटी की आपकी कॉफ़ी होती हैं। क्लियर। वैसे कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड हम कर्नाटक को बोलते हैं। और कुछ हमारे प्री मानसून शावर्स होते हैं जो ब्लॉसम शावर्स के नाम से कहलाते हैं, जो कॉफ़ी के लिए बहुत हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्री मानसून शावर्स, जो आपके जून मई जून के टाइम पे आते हैं, ठीक है, मानसून से पहले प्री मानसून शावर्स। ये आपके कई तरह के होते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो नॉर्थ वेस्टर्स के नाम से जानते हैं इनको। नॉर्थ वेस्टर्स भी फर्दर इनको हम बोल देते हैं बांग्लादेश में बरदौली चीरहा, बरदौली चीरहा, और वेस्ट बंगाल में बोल देते हैं काल बैसाखी। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है ना, तो इसको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सीजीएल में क्वेश्चन आया है इसी बार, उससे पहले भी आ चुके हैं। अगर आप उन्हें पार्ट 1 में थे तो अभी सारी चीज़ें आपको रटी हैं, बस रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। ब्लॉसम शावर्स, कॉफ़ी के ब्लॉसम में हेल्प करती हैं ब्लॉसम शावर्स। क्लियर है। आगे बढ़ें। वन ओनली इसका सही आंसर हो गया। और कुछ यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। कर्नाटक में आपको कुद्रेमुख माइंस मिलेंगे, कुद्रेमुख गोल्ड माइंस। आपको हुट्टी गोल्ड माइंस मिलेंगी, हुट्टी। यहीं पे आपको कोलार गोल्ड फील्ड मिलेंगी, केजीएफ, कुद्रेमुख, केजीएफ और हुट्टी। कुद्रेमुख हॉर्स शू शेप का होता है ये, इस वजह से इसका नाम कुद्रेमुख पड़ा। फिफ्थ, इन 1943 यंग लीडर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र सेट अप अ पैरेलल गवर्नमेंट प्रति सरकार विद वॉलंटियर क्रॉप्स सेवा दल्स एंड विलेज यूनिट्स। पुणे, नासिक, नागपुर या फिर सतारा।
पढ़ा दो भैया, तुक्का लगाना क्या मतलब है, नेगेटिव करवा दोगे, गट्स फीलिंग नहीं करनी, नहीं करनी तो मत करो ना, कौन प्रेशराइज कर रहा है, मत करो, नॉलेज लो, मत करो, ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, कोई तुमसे ऐसे थोड़ी ना बोलना कि लगाना ही, नहीं लगाओगे तो डंडा लेके तुम वहीं तुम्हारे एग्ज़ाम हॉल के बाहर तुमको तुम्हें सुताई करते हुए घर लाएंगे, ऐसे तो नहीं बोल रहे ना हम, मत करो। देखो अब यहाँ पे ये क्या है, पैरेलल गवर्नमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में। क्यों स्टार्ट हुआ था, क्रिप्स मिशन के फेलियर की वजह से स्टार्ट हुआ था। क्रिप्स मिशन क्यों फेल हो गया था, क्योंकि ये बोल रहा था हम इंडियंस हम तुमको डोमिनियन स्टेटस देंगे, यानी कि स्वतंत्र उपनिवेश बनाएंगे। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि मतलब आपको राइट्स हैं कि आप लॉ बनाओ सारी चीज़ों में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, उसमें सब सिर्फ हम ही देखेंगे, जैसे मिलिट्री हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब हम ही देख सकते हैं, तुम नहीं, यानी लिमिटेड आज़ादी एक तरह से। अब लेकिन 1929 में तो कांग्रेस, कल ही हमने देखा कि लाहौर सेशन में वो क्या कर चुकी थी, अपना गोल पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर चुकी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुकी थी। 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर चुकी थी। रवि नदी के तट पे झंडा फहरा चुकी थी, कौन, हमारे नेहरू जी फहरा चुके थे। तो अब डोमिनियन स्टेटस से बात नहीं, अब हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज, तो फेल कर गया और क्विट इंडिया मूवमेंट, और यहीं पे गांधी जी ने स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है, डू और डाई। अब हुआ इसमें ये कि पहले दिन ही जब ये लॉन्च हुआ ना 1942 में, अरेस्ट हो गई मेजर लीडर्स की इंक्लूडिंग गांधी जी, तो इट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता अभी कि क्विट इंडिया मूवमेंट का लीडर कौन है, आंसर आप देते महात्मा गांधी। यही हुआ था जब सिविल सर्विसेज में यही क्वेश्चन पूछा गया था, बट आंसर था लीडरलेस मूवमेंट। क्यों, क्योंकि पहले दिन ही लोगों की अरेस्ट हो गई। अब जब पहले दिन लोगों की अरेस्ट हो गई ना मेजर लीडर्स की, तो पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुई, और जो यंग हमारे लीडर्स थे एक तरह से, उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप की और छोटे छोटे अपने अपने एरिया में उसको लीड करना स्टार्ट किया। तो पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ सेटअप हुई, तो भैया बलिया में हमारे पांडे जी आए, ठीक है, चिट्टू पांडे, है ना, चिट्टू पांडे, और तामलुक बंगाल में आपकी सेटअप हुई विद्युत वाहिनी, ठीक है, विद्युत वाहिनी। सतारा महाराष्ट्र में, ठीक है, किसने सेटअप करी, वाईबी चौहान और नाना पाटिल, ठीक है। वैसे और भी सेटअप हुई, लेकिन पूछेगा तो यही पूछेगा आपसे, ठीक। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, प्रति सरकार पैरेलल गवर्नमेंट महाराष्ट्र में जो सेटअप हुई, ये जो अब मैंने आपको बताया ना सतारा, ये एक्चुअल में इसको प्रति सरकार बोला गया, जैसे विद्युत वाहिनी है वैसे ये आपकी प्रति सरकार, ठीक है, महाराष्ट्र में। पूछ क्या रहा है आपसे यहाँ पे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ पे सेटअप हुई, तो ये आपकी सतारा में सेटअप हुई, जो अभी मैंने आपको लिख रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। सतारा प्रति सरकार, तामलुक विद्युत वाहिनी बंगाल, बलिया चिट्टू पांडे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस विच वॉज लेटर डेवलप्ड एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अब यहाँ से मैं आपको और कुछ क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, जैसे कि 1942 से पहले 1940 में एक ऑगस्ट ऑफर आया था लिथगो के टाइम पे, उसके विरोध में क्या हुआ था जरा ये बताइए, उसके अगेंस्ट में उसका विरोध करने के लिए, बिकॉज पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है वो मानी गई थी ऑगस्ट ऑफर से। रखी कब थी पहली बार डिमांड, 1934, एम.एन. रॉय 1935, कांग्रेस फिर 1940 में ऑगस्ट ऑफर के थ्रू मानी, लेकिन उसमें यह था कि सिर्फ मेनली इंडियंस हो गए, सिर्फ इंडियंस नहीं, सोनली इंडियंस नहीं, मेनली इंडियंस, तो वो चीज़ हमने निगेट की, इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया। पहले सत्याग्रही हमारे आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ये चीज़ लिख क्यों नहीं रहा हूँ, बिकॉज पहले ये सब लिख चुके हैं, तो क्विकली रिविजन करना है हमें। और 1939 में 1940 से जस्ट एक साल पहले 1939 में कभी अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन क्यों कर दिए थे, अपने मिनिस्ट्री से रिज़ाइन क्यों मार दिया था, आंसर ये था कि लिथगो जो वॉइस रॉय था या फिर इन जनरल जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि भारत दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ है, जबकि भारत से पूछा ही नहीं गया था कि तुम साथ में हो कि नहीं हो, तो इसलिए प्रोटेस्ट में उसको रिज़ाइन दिया गया था। इस क्वेश्चन को करते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस किसने सेटअप किया था, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रूप लिया, मदन मोहन मालवीय, एन.ई. बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर मैडम H.P. ब्लावत्स्की। सही आंसर है हमारी बेसेंट मैडम। इन्होंने 1898 में, ठीक है, 1898 में सेटअप किया और इसके बाद इन्होंने गिफ्ट कर दिया मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी को गिफ्ट कर दिया, जिन्होंने इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में सेटअप किया।
एनी बेसेंट से आप क्या और रिकॉल कर सकते हैं, ये रिकॉल कर सकते हैं कि ये कांग्रेस की पहली वेमेन प्रेसिडेंट थी। ये रिकॉल कर सकते हैं कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग बनाई थी 1916 में अलॉन्ग विथ बाल गंगाधर तिलक, जिसका हेडक्वार्टर मद्रास अड्यार में था। बाल गंगाधर तिलक का अलग था, जिनका हेडक्वार्टर पुणे में था। एनी बेसेंट जी का मद्रास में था। इनके में ब्रांचेस ज़्यादा थी। ये आप रिकॉल कर सकते हैं कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, किसकी बात कर रहे हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना अगर बात करें, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1875 1875 में हुई थी। फिर उसके बाद में हेडक्वार्टर्स शिफ्ट हुए थे 1882 में जाके इंडिया में, लेकिन पहले ये सेटअप हुई थी आपकी न्यूयॉर्क में। किसने सेटअप करी थी इसको सेटअप किया था HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट, या फिर मैडम ब्लावत्स्की भी इनको बोलते हैं, ठीक है। ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट ने इसको सेटअप किया। बाद में 1882 में इसका हेडक्वार्टर अड्यार मद्रास में शिफ्ट किया गया और लीडरशिप दे दी गई हमारी बेसेंट जी को। इन्होंने ही 1916 में जो हमारा मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का यूनियन हुआ था, एक की रोल प्ले किया था, ठीक। मदन मोहन मालवीय जी की बात कर लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिए हुए हैं, जिन्होंने बनारस या फिर सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया, BHU जो आप अभी बोलते हो। इसके अगर हम बात करें तो इन्होंने, मदन मोहन मालवीय जी ने 1950 में हिंदू महासभा का गठन किया था, हिंदू महासभा। और बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में, डलहौजी के टाइम पे विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। उसमें इनका बहुत की रोल था। जैसे कि एक हमारा पास हुआ था, अगर आपको पता हो, जिससे कि सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था। कब पास, किसके एफर्ट से पास हुआ था? राजा राम मोहन रॉय जी के एफर्ट से, बेंटिक के टाइम पे। वैसे विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से पास हुआ था। अब विडो रीमैरिज से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। एक स्टूडेंट ने मुझे आज व्हाट्सएप पे पूछा था, फुजील ने पूछा था, फुजील रेगुलर स्टूडेंट है। फुजील ने पूछा कि सर, अभी CHSL का आंसर किया था, ठीक है, कल। तो उसने बोला कि सर, उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि 1861 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने बनाया? विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने बनाया? तो उसने पढ़ रखा था कि VS विष्णु शास्त्री पंडित ने बनवाया, लेकिन आंसर था MG राणा डे, और आंसर सही भी था, ठीक है। आंसर की मैं आंसर दिया था MG राणा डे। अब ये सही इसलिए है बिकॉज ये दूसरा, अगर हम बात करें, विडो रीमैरिज एसोसिएशन है बना था। पहला बना था 1856 में, जो विष्णु शास्त्री पंडित ने बनवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे 1856 पूछता है तो आंसर विष्णु शास्त्री पंडित होगा, और अगर 1861 होगा तो आंसर होगा आपका MG राणा डे। क्लियर है ये चीज़। और HP ब्लावत्स्की की अगर बात करें तो वो भी बता दिया मैंने आपको, थियोसॉफिकल सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। 7th, एलुवियल सॉइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी क्लोम टू लेई, दे आर जनरली। जलोढ़ मिट्टी आपकी एक प्राकृतिक बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न होती है, ये इसमें सामान्यता बताइए। सर, मैंने आज पहली क्लास ली थी निट्टो सीरीज़ की, मैंने अभी मॉक दिया, Tier 2 का 39 मार्क्स आए, आई लिटरली शॉक्ड। बेंटिक, बेंटिक। अब बेंटिक से बहुत चीज़ें आप रिकॉल कर सकते हैं कि बेंटिक को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, तो रिपन को बोलते हैं। बेंटिक को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं। बेंटिक के टाइम में सर्किट कोर्ट अबॉलिश हुए थे, सती प्रथा ख़त्म हुई थी, ये सारे काम बेंटिक के टाइम पे हुए थे। बेंटिक हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। 1833 के एक्ट था जिसने कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला था। 1833 के एक्ट को हम सेंट हेलिना एक्ट बोलते हैं। एलुवियल सॉइल की बात कर लेते हैं, सॉइल की बात कर लेते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, ज़रा कमेंट में जल्दी से बताइए। सॉइल हमारी डिफरेंट टाइप की होती है इंडिया में। सबसे पहली जो हम सॉइल बात करेंगे दैट इज़ आर एलुवियल सॉइल। क्यों सबसे पहले बात करेंगे? बिकॉज सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है, 40% ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया को एलुवियल सॉइल घेर के रखती है। मेनली आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगी, लेकिन जो डेल्टा होते हैं ना, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। पेनिनसुलर इंडिया में जो डेल्टाज होते हैं वहाँ पे 40%। इसकी अगर हम बात करें तो रिच होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिच होती है इन पोटैश, लेकिन पुअर होती है इन फॉस्फोरस, पुअर होती है फॉस्फोरस में। अब याद कैसे रखेंगे? पोटैश फॉस्फोरस बहुत ही सिमिलर साउंडिंग लग रहा है। याद ऐसे रखिए, फॉस्फोरस किस में होता है? रेड फॉस्फोरस अगर हम बात करें माचिस की तीलियों में होता है। अब अगर बहुत ज़्यादा होता तो लोग अपने घर ही में माचिस बनाने लगते, इसलिए बहुत कम होती है ना पुअर। मैं इस तरह से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये, और एलुवियल हमारी दो तरह की होती है, एक होती न्यू एलुवियम सॉइल और दूसरी होती ओल्ड। नई को बोलते हैं खादर और दूसरी को बोलते हैं भंगर, ठीक है, खादर भंगर।
खादर ऑब्वियस ही बात है न्यूअर एलुवियम है तो ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू भंगर। होती दोनों है बट ये ज़्यादा होती है खादर अगर हम भंगर से कंपेयर करें तो। ये मैं बना नहीं रहा हूँ पूरा वो जो बेल्ट होता है बाबर तराई और एलुवियल फ्लड प्लेन्स का, ठीक है, वो मैं अब जब PYQ का कोई क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो आप हैवी चिल्लाने लगोगे। अभी के लिए इतना याद कर लो एलुवियल। फिर अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल, ठीक है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है? ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू बोले तो इधर। क्यों? क्योंकि ये इंडिया है, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आपका ये जो, और ये चीज़ क्या है ना, ये इंडिया है, ये पूरा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और ये जो होता है ना ये चीज़ इसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं। तो इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ, यूजुअली मैं डेक्कन प्लेट्यू बोलूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ, बिकॉज पेनिनसुलर प्लेट्यू थोड़ा और ऊपर तक चला जाता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगी। इसको हम रेगर के नाम से जानते हैं, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं, बिकॉज कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल है। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्परमिएबल होती है, यानी कि वाटर को बहुत ज़्यादा वाटर को बहुत ज़्यादा परकुलेट नहीं करती है, ये स्टिकी हो जाती है जब पानी आता है, ड्राई हो जाता है, मतलब ये क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जब वो ड्राई होता है। दैट मीन कि इसमें सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक यानी स्व जुताई वाली इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलती हैं। कहाँ मिलती है और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है वो देख लिए हैं। तीसरी, रेड एंड येलो सॉइल। इसमें सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीन चीज़ें, रेड एंड येलो सॉइल। ये मिलती है वहाँ पे जहाँ पे लो रेनफॉल रीजन होता है, यानी कि हमें पेनिनसुलर प्लाटू में अगर हम बात करें, ये जो है ना आपका ईस्टर्न घाट वाला एरिया, वहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि लो रेनफॉल एरिया में। दूसरी चीज़ इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि रेड कलर क्यों है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रेड कलर है, और ये जब हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाती है, यानी कि जब इसमें पानी पड़ जाता है, येलो में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिस पे कि SSC क्वेश्चन पूछ चुका है पहले कई बार, एंड दैट इज़ इसको सॉयल ऑफ ऑमनिबस ग्रुप बोला जाता है, जिसमें कि बहुत सारी सॉयल की हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती हैं। इसको इसी वजह से इसको हम ऑमनिबस ग्रुप की सॉयल बोलते हैं। एंड द लास्ट इज, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ लैटेराइट सॉयल। लैटेराइट, ये आपका वर्ड आया है लैटर से, जिसका मतलब होता है ब्रिक। तो इसको हम ब्रिक सॉयल भी बोलते हैं, बिकॉज इससे आपकी ईंटें बन जाती हैं, ब्रिक सॉयल। और ये कैशिव नट्स यानी कि काजू की खेती के लिए काफ़ी सूटेबल है। एल से लैटेराइट, एल से लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है जब आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स वॉश अवे हो जाते हैं, दैट मीन कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होकर इंपॉर्टेंट मिनरल्स वॉश अवे हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड, वहाँ पे मिलती है लैटेराइट सॉयल। एक चीज़ और, रेड एंड येलो सॉयल आपको मिलती है पीडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ना व्हाट इज पीडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट? ये है आपके वेस्टर्न घाट, और ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं पीडमॉन्ट जोन। वेस्टर्न घाट में किस तरह की बारिश होती है, विच काइंड ऑफ रेनफॉल, आप ये बताएंगे। आंसर यहाँ पर रिच इन बोथ तो नहीं हो सकता है, रिच इन पोटाश एंड पुअर इन फॉस्फोरस, ये सही आंसर होगा। हिंदी में इसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और वेस्टर्न घाट में होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक में ये होता है विंडवर्ड साइड, और ये होता है आपका लीवर्ड साइड। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement with regard to the creation of a new state or alteration of boundaries of state is or are correct? किसी नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर हैं, बताइए। सर पॉलिटी की ओनली वन वीडियो प्लेलिस्ट में वेयर इज़ रेस्ट आर? तो ऋषभ जी परमार अकेडमी ऐप पे हैं, बाकी वीडियोस वो बैच की वीडियोस हैं। बहुत सही, प्रीति ने यहाँ पे ऐड किया है, एंड दैट इज़ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़, ये भी मैंने आपको बताया था। वेरी गुड, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़ रिक्वायर होते हैं, ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री डेज़ रिक्वायर होते हैं यहाँ पे कॉटन को। इसको मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आएगा, और अभी आई थिंक EPFO के जो चल रहे हैं, जो CHSL का जो अभी हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज किसको रिक्वायर होते हैं, कॉटन को। वेरी गुड। एन अमेंडमेंट हैज़ टू बी मूव्ड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आपको किसी स्टेट का बाउंड्री को ऑल्टर करना है तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368, ratification लेना पड़ेगा फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, एंड द थर्ड इज द लेजिस्लेशन कैन बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने पॉलिटिकल लेक्चर अटेंड कर रखा है तो। मैं आपको PYQ सेशन में बता चुका हूँ, बैच में तो हम लोगों ने अच्छे से किया ही है, और यही कारण है कि आप EPFO SSC एग्जाम में तोड़ के आए एकदम पॉलिटी को, बिकॉज पॉलिटी पूछी भी ज़्यादा गई रिलेटिवली, जैसे स्टूडेंट्स ने बताया। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पहली बात तो ये पढ़ी थी कि पार्ट 1 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये होता है यूनियन और टेरिटरी की बात करता है, यूनियन एंड टेरिटरी यानी कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र। अब इसमें पार्ट 1 में आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक, 1, 2,
3 4 1 बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उसका मतलब होता है कि इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन। अम्बेडकर जी के लाइन्स थी कि इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन लाइक यूएसए। इंडिया में स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो सिसीड कर दें यूनियन को, ऐसा नहीं कि भाग जाएं कल को, यानी उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा ये बोलता है कि अगर आपको कोई स्टेट स्टैब्लिश करना है, यानी कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की अगर हम बात करें, और तीसरा वाला बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अंतर क्या है? अंतर ये है कि अगर आपको एग्जिस्टिंग, यहाँ पे जो की वर्ड इज एग्जिस्टिंग का मतलब है जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है स्टेट, उसका नाम चेंज करना है, ठीक, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, एरिया को इंक्रीज़ करना है, डिमिनिश करना है, वो अगर आपको काम करना है तो आर्टिकल 3 का यूज़ करेंगे। बट अगर कोई फॉरेन टेरिटरी है उसको इंडिया में लेना चाहते हैं, किसी यूटी को स्टेट बनाना चाहते हैं, आप आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे। और इसमें जो भी करेंगे दैट विल नॉट बी डेल्ट, ठीक है, एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? शेड्यूल 1 क्या बोलता है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद करिए। पहला टी मतलब टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड यूटीज़ एंड टेरिटरी ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 1 में अगर बात करें ना तो एक्सटेंट भी लिखा हुआ है कि इसका आर्टिकल 1 में जो यूनियन का मतलब है, यूनियन का मतलब है जो हमारे राज्य हैं, 28 राज्य जो है ना भारत में, वो प्लस यूटीज़ जो 8 यूटीज़ हैं वो, प्लस एनी अदर टेरिटरी दैट इंडिया में एक्वायर इन द फ्यूचर, वो भी यूनियन का हिस्सा है आर्टिकल 1 के तहत और शेड्यूल 1 के तहत। तो अगर आप इसमें अमेंडमेंट करेंगे ना 2, 3 के तहत जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपके आर्टिकल नंबर 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं किए जाएंगे। तो इस वजह से ये हो गया गलत, क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो जाएंगे एंड द अमेंडमेंट अंडर सिंपल मेजॉरिटी आर नॉट डेल्ट एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। यानी जो साधारण बहुमत से आप संशोधन कर देते हैं संविधान में, उसको 368 के तहत संशोधन डील ही नहीं किया जाता है, उसको माना ही नहीं जाता है, क्योंकि वो साधारण बहुमत से हो गया है। तो यहाँ पे पहला अगर गलत है तो ये गया। रैटिफिकेशन बाय वन ऑफ द हाफ स्टेट की ये भी बात नहीं आती, क्योंकि जो आप सिंपल मेजॉरिटी से कर लेते हैं, 3 तरह के अमेंडमेंट होते हैं 368 के तहत। एक तो जो आप सिंपल मेजॉरिटी से कर लेते हैं साधारण से, एक जो स्पेशल से करते हैं विशेष से, और तीसरा होता है स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी मैंने? ये लाइन ड्रॉ करके, क्योंकि इसको जो सिंपल मेजॉरिटी से होता है इसको 368 के तहत अमेंडमेंट डील किया ही नहीं जाता है, यानी कि तुम अलग हो जाओ यहाँ से। स्पेशल मेजॉरिटी से जैसे अगर आपको मौलिक अधिकार का संशोधन करना है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी अमेंड करना है, स्पेशल से होगा। स्पेशल और रैटिफिकेशन से क्या क्या होती हैं चीज़ें, जैसे कि अगर आपको 7वीं अनुसूची में अगर कुछ चेंज करना है, यानी कि जहाँ पे स्टेट के राइट्स को अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टेट्स का रैटिफिकेशन ज़रूरी। कितने स्टेट का? एटलीस्ट हाफ का। 28 हैं तो एटलीस्ट 14 का। क्लियर है ये चीज़? तो आंसर यहाँ पे होगा क्या? आंसर होगा यहाँ पे 3 ओनली। अमेंडमेंट कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 20 में है। अमेंडमेंट से क्या क्या पड़ा है कि इसको अमेंडमेंट बिल सिर्फ पार्लियामेंट में आ सकता है, इसको लाने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं है, इसमें जॉइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है। जॉइंट सिटिंग बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है। प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। वो जॉइंट सिटिंग इस यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल वाला बिल होता है उस केस में पॉसिबल ही नहीं है। ना मनी बिल में पॉसिबल है, ना यहाँ पॉसिबल है, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में पॉसिबल है वो। क्लियर? और प्रेसिडेंट को इस तरह के बिल में अपनी मंजूरी दैट इज एसेंट देनी ही पड़ेगी। ये कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? अमेंडमेंट से जोड़ा गई थी ये चीज़। 9th नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज और आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। आपको एक मैंने हथियार दे रखा है 15, 16, 19, 29, 30। ये हथियार क्या बोलता है? ये हथियार बोलता है कि ये वाले जो राइट्स हैं 15, 16, 19, 29, 30 ये ओनली टू सिटीजन्स मिले हुए हैं, यानी कि ये फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए, ओनली टू इंडियन सिटीजन्स मिले हुए हैं, और बाकी के सिटीजन और फॉरेनर दोनों को मिले हुए हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, फॉरेनर्स नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। अब आपको करना क्या है? 5-6 बार रिपीट करिए अगर आपको याद नहीं। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये याद हो जाएगा। आप कभी भी बता सकते हैं कि कौन सा राइट इंडियन सिटीजन को मिला हुआ, कौन नॉन सिटीजन को। लिख दीजिए यहाँ पे। ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, कल ही देखे थे। फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस आपका ये 25 हो गया, याद करिए। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू कॉन्सियंस। कॉन्सियंस का मतलब आप अंतःकरण भगवान से किसी भी तरह कर सकते हैं। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? 16 है। 15, 16, 19, 29, 30 यही हैं जो नॉन सिटीजन का मतलब है फॉरेनर्स, यही हैं जो
इसमें लिखा विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज और आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन, इनमें से कौन से फॉरनर्स को अवेलेबल है। ये तो इंडियन को अवेलेबल है, ये भी सिर्फ इंडियन को, यानी 2 और 3 वाले फॉरनर्स को अवेलेबल है, ख़त्म। ठीक, कुछ बात ही नहीं बचती, बस 15, 16, 19, 29, 30 3-4 बार बोलो, ख़त्म काम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सर इमरजेंसी में कौन से राइट रहेंगे, गौरव धुल पूछ रहे हैं, बताइए जल्दी सभी लोग। इमरजेंसी में कौन से हमारे राइट्स को कभी छीना नहीं जा सकता है, ये पूछ रहे हैं गौरव धुल जी। तो इमरजेंसी के टाइम पे हमारे वो डिपेंड करता है किस टाइप की इमरजेंसी है। क्यों? क्योंकि अगर वॉर 3 केस में लगती है ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और क्या है, आर्म्ड रेबेलियन। कल पढ़े थे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले वर्ड हुआ करता था, जिसको कि आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस किया गया 44th अमेंडमेंट से। अगर आर्म्ड रेबेलियन केस में लगी हुई है, देखिए अगर किसी भी केस में लगी हुई है तो आर्टिकल 20 और 21 के FR को कभी भी अबॉलिश नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आर्म्ड रेबेलियन केस में लगी है तो 19 को भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। अगर वॉर एक्सटर्नल अग्रेशन केस में लगी तो 19 को किया जा सकता है, लेकिन अगर आर्म्ड रेबेलियन केस में लगी तो 19 को भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 19 में 6 आपके राइट्स हैं, और ये सस्पेंशन ऑफ FR हमने कहाँ से लिया, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है। और इसमें 6 राइट हमने याद है, सामरो से हम लोगों ने याद किए हैं, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। और इमरजेंसी कितने टाइम लगी, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, 62 में, 71 में और 75 में। वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को रिकॉल करिए जल्दी से। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन, लो ये तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। ही इज़ मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 किसके लिए नीडेड होती है, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए। 25 किसके लिए, लोकसभा के लिए। 30 किसके लिए, राज्यसभा के लिए। 21 किसके लिए, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। 18 किसके लिए, वोट देने के लिए। पहले 21 हुआ करती थी, 1988 में 61st अमेंडमेंट से 18 हो गई। 1989 से क्या याद आता है आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, 3 मेंबर्ड बॉडी हो गई। पहले 1 मेंबर होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी 3 मेंबर्ड बॉडी है। इससे क्या आना चाहिए, पार्ट नंबर 15 में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 324 से 329 में दिया हुआ है। पहले सुकुमार सेन थे, अभी राजीव कुमार है। और जब अगर मैटर कुछ हो जाता है तो मैटर इज़ डिसाइडेड बाई मेजॉरिटी, ना कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चलती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटाया कैसे जाता है, अपॉइंटमेंट तो सबकी प्रेसिडेंट करता है। हटाने की बात आती है वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के राउंड में हटाया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करना होता है पार्लियामेंट में। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। और अगर इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना होता है तो इनकी रिकमेंडेशन लेनी होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरीके से। ही इज इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है, कैसे याद किया था, जो प्रेसिडेंट को हटाता है वही वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है। प्रेसिडेंट को कौन हटाता है, अंडर आर्टिकल 61 इसका महाभियोग दिया है, इम्पीचमेंट, जो कि हमने यूएसए से लिया। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स भी लिए, यूएसए से हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी लिया है, जो आर्टिकल 14 वाला अगर आपको याद आ रहा हो तो। यूएसए से हमने अपना प्रियम्बल भी लिया है। यूएसए से हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया और जुडिशियल रिव्यू लिया है, तो उसी यूएसए और रिमूवल ऑफ जजेस लिया है। तो 61 में लिखा हुआ है कि इम्पीचमेंट कौन करेगा, तो इम्पीचमेंट करेंगे ऑल एमपीज, यानी कि इसमें नॉमिनेटेड वाले हिस्सा लेंगे। 54 क्या बात करता है, इनके इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है, राष्ट्रपति की कौन कौन हिस्सा लेगा। कौन कौन हिस्सा लेता है, इलेक्टेड वाले हिस्सा लेते हैं, नॉमिनेटेड कभी नहीं लेते। इलेक्टेड कौन, एमपीज़ और एमएलएज, लेकिन इनके रिमूवल में एमएलए लोग नहीं आते हैं और इन नॉमिनेटेड वाले आ जाते हैं लपक के एकदम। अब यही जो ऑल एमपीज़ हैं एकदम लपक के हटाएंगे, किसको चुनेंगे, ये चुनेंगे लपक के वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि उपराष्ट्रपति को। अब इनके रिगार्डिंग आर्टिकल थोड़े से याद कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट। 63 बोलता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 बोलता है ही इज़ एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, या फिर अपर हाउस, या फिर परमानेंट हाउस, नाम एक ही है। राज्यसभा का सबसे पहले गठन कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, ये कमेंट में बताइए। 65 इंपॉर्टेंट नहीं है। 66 की अगर बात करें इलेक्शन की बात करता है। 66 हो गया ना, 65 इंपॉर्टेंट नहीं है। 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया हुआ है। 67 में अगर बात करें टर्म दिया हुआ है, टर्म कितने साल का होता है, 5 ईयर्स का होता है। 68 का अगर बात करें मैनर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है आपका, ठीक है।
मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का मैनर क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंट का होता है, जिस तरह से हमारे राज्यसभा में होता है। टर्म की अगर बात करें 5 साल का है, लेकिन पहले भी एंड हो सकता है अगर रिज़ाइन कर दें, इस्तीफ़ा दे दें। किसको लिख के इस्तीफ़ा देते हैं? अगर इनकी डेथ हो जाए या फिर इनको रिमूव कर दिया जाए। रिमूव कैसे होते हैं? रिमूव होते हैं राज्यसभा में ही, इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन स्टार्ट हो सकता है। अनलाइक प्रेसिडेंट का अगर बात करें तो वो लोकसभा राज्यसभा में कहीं पे भी स्टार्ट हो सकता है, बट वाइस प्रेसिडेंट का सिर्फ राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि वहाँ की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। याद ये चीज़ रखिएगा कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, मेंबर नहीं होता है। रिज़ाइन ये देते हैं प्रेसिडेंट को लिख के। राष्ट्रपति को रिज़ाइन देना होता है तो उपराष्ट्रपति को लिख देते हैं, उपराष्ट्रपति को देना होता है तो राष्ट्रपति को लिख देते हैं। ऐसा ही जेल जोल मोल या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब मेल जोल किस में चलता है, मतलब कौन से दो ऐसे पोस्ट होते हैं हमारी जिनमें ये ऐसा मेल जोल चलता है। मैनर ऑफ इलेक्शन आपने देख लिया। 69 इंपॉर्टेंट है उतना नहीं, बट ओथ, शपथ, ओथ इनको कौन दिलाएगा जरा ये बताइए? शपथ 70 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ओथ इनको दिलाएगा प्रेसिडेंट। और ऐसा ही मेल जोल चलता है हमारा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का। स्पीकर दे देते हैं भैया डेप्यूटी स्पीकर जी को, और डेप्यूटी स्पीकर दे देते हैं स्पीकर जी को अपना इस्तीफ़ा। दोनों लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। ख़त्म। 11th पे, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड अगेंस्ट। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, या फिर अ पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल सही, स्पीकर डेप्टी स्पीकर। अब यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, लोड मत लेना, अगर बाई चांस अगर कभी पूछ ले तो। स्पीकर की इलेक्शन की जो डेट होती है वो प्रेसिडेंट फिक्स करता है, और डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन की डेट फिक्स करता है हमारा स्पीकर। इसकी प्रेसिडेंट फिक्स करेगा और इसकी स्पीकर फिक्स करेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको याद आना चाहिए कि अगर दोनों एब्सेंट हो गए तो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन से कोई बंदा उठ के वहाँ बैठेगा सीट पे, स्पीकर की गद्दी पे। इससे आपको याद आना चाहिए कि अगर दोनों वैकेंट हैं, सीट वैकेंट हो गई दोनों की, तो क्या होगा? प्रेसिडेंट किसी मेंबर को उठाएगा और स्पीकर बना देगा। और इससे आपको ये भी याद आना चाहिए कि जो स्पीकर की गद्दी पे बैठता है उसके पास कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट का मतलब होता है डिसाइडिंग वोट, व्हेन देयर इज़ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। अगर आपको पता है ये चीज़ें तो ठीक है, नहीं तो उसको एकदम स्किप मार दो। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस क्या होता है? आर्टिकल 75 ये बोलता है, अनुच्छेद 75, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall be collectively responsible to हाउस ऑफ पीपल। अब ये हाउस ऑफ पीपल क्या होता है? हाउस ऑफ पीपल होता है हमारा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि बहुमत होना चाहिए उनका लोकसभा में, और अगर नहीं है, यानी कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया या फिर कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पाया तो पूरी सरकार गिर जाएगी, यानी कि एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करना पड़ेगा। एक और होता है मोशन, उसको बोलते हैं सेंसर मोशन। सेंसर मोशन क्या होता है कि ये या तो इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है उसको सेंसर करने के लिए, किस मिनिस्टर को हटा दो, या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है। बट नो कॉन्फिडेंस सिर्फ एंटायर के खिलाफ ही लाया जा सकता है। इस केस में मैंडेटरी नहीं होता है रिज़ाइन करना, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, जैसे अभी राहुल गांधी जी यानी कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास करवाया था बीजेपी के खिलाफ, और अगर वो पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती, कोई चारा नहीं है, सरकार को पूरी रिज़ाइन करना पड़ेगा। एक चीज़, अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करता है, हटता है, डेथ हो जाती है, रिज़ाइन देता है, कुछ भी करता है, तो सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होती है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया या फिर डेथ हो गई या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो चलो एक अलग चीज़ हो गई, उस केस में पूरी सरकार जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, रिज़ाइन कर दिया, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है, फिर से चुनाव होंगे, या फिर अगर डेथ हो गई है तो फिर प्रेसिडेंट उसी पार्टी के लीडर को पूछेगा कि और आप किसको चाहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बनाना। तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता है, और अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहता तो सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होती है। क्वेश्चन करिए जरा। विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डाइपोल समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ वाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यानी भारतीय मानसून की भविष्यवाणी करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जरा विचार कायदे से। और एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर से लोड मत लेना। सेंसर मोशन को लाने के लिए कुछ 50 मेंबर्स, जैसे नो कॉन्फिडेंस को लाना होता है तो 50 मेंबर से उस जो आपका मोशन होता है उस पर साइन चाहिए, ठीक है। और अगर आपका सेंसर मोशन लाना होता है तो कुछ किसी के साइन नहीं चाहिए, लेकिन आपको कारण बताना पड़ेगा ला क्यों रहे। नो कॉन्फिडेंस में कारण बताने की ज़रूरत नहीं होती है।
और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिविजुअली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बताओ जल्दी से, इंडिविजुअली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बहुत आंसर दे रहे हैं। नवजोत सीजल 24 एस्पिरेंट को कौन सी वीडियो देखनी है? जो बैच चल रहा है 11M वाली क्लास, सिर्फ अभी आपको वो देखनी है, सिर्फ अभी आपको वो देखनी है। आप 2 महीने बाद आएंगे पीवाई की सीरीज़ में, अभी नहीं, ठीक है। बहुत करेक्ट आंसर आ रहा है। अच्छा, अब तुम्हें एक नई चीज़ सिखाते हैं, ठीक है। बफ़ हो रहा है, ये बफ़ बीच बीच में लिख देते हो, पता नहीं कभी कभी लगता है कि फालतू में ऐसे लिख रहे हो। हाँ चलो, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या आप पकड़ नहीं पाए। बात हो रही है इंडियन ओशन डाइपोल। डाइपोल आपने सुना है? डाइपोल मतलब जैसे एक चीज़ के 2 एंड्स, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, एक चीज़ के 2 एंड, डाइपोल। समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ while forecasting Indian monsoon, which of the following is correct? IOD phenomena is characterized by a difference in the sea surface temperature between tropical western Indian Ocean, tropical eastern Pacific Ocean. जर्नलिस्टिक है सब कुछ, आपको लगेगा अफर्मेटिव है, बिल्कुल है। यहाँ पे कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एक्सट्रीम की वर्ड भी नहीं है, बिल्कुल है। बट ये स्टेटमेंट फिर भी गलत है। क्यों गलत है पता है? बात हो रही है यहाँ पे इंडियन ओशन डाइपोल की, बात हो रही है यहाँ पे इंडियन ओशन डाइपोल की। तो ऑब्वियस ही बात है, जब डाइपोल क्रिएट होगा तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन और ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन होगा। यहाँ पैसिफिक ओशन क्या कर रहा है इंडियन ओशन डाइपोल में? ये चीज़ पकड़ पाना एग्जाम लाइक कंडीशन में इज टफ, लेकिन कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे आपकी क्षमताओं पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अफर्मेटिव बिल्कुल है, मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं तुमको ये दिख ही जाना चाहिए था कि पैसिफिक ओशन था, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से, मैं बिल्कुल मानता हूँ एग्जाम लाइक कंडीशन में नहीं, लेकिन यही तो एग्ज़ाम है। अगर आप इस चीज़ को बना पाए, पकड़ पाए, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से इस क्वेश्चन किया जाएगा कि भाई इंडियन ओशन डाइपोल है, इंडियन ओशन में डाइपोल क्रिएट हो रहा है, तो इंडियन ओशन के वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में होगा ना, ये पैसिफिक ओशन क्या कर रहा है यहाँ पे? ये गलत है आपका। इंडियन ओशन डाइपोल कैन इन्फ्लुएंस एन अल नीनोज इम्पैक्ट, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता ही होगा किसी ना किसी तरीके से, तो बिकॉज ज्योग्राफी में इतने सारे फिनोमेना वर्क करते हैं आपके। तो दूसरा यहाँ पे सही होगा, पहला यहाँ पे गलत होगा। अब अगर ये चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं होती सर कैसे, क्या स्किप मारो सीधे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। 13th, लेकिन कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना था वो तरीका आपको समझा रहे हैं, ठीक है। नॉलेज है तो फिर तो आपको क्या ही ज़रूरत है, लेकिन नॉलेज नहीं है तो कैसे करना है वो बता रहा हूँ। बिकॉज ये बात तो आप भी एग्री करेंगे कि 25 में, अब मान लेते हैं आप पूरे बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आप इतने ज़्यादा ज्ञाता हैं, आपको हम गूगल पे मतलब फ़ोन भी दे देंगे, फिर भी आपको 20 क्वेश्चन के ही आंसर आप लगा पाएंगे। मतलब आपको जब सारी चीज़ें मैं एक्सट्रीम बता रहा हूँ तब 20 क्वेश्चन के, फिर भी 5 क्वेश्चन ऐसे बच ही जाएंगे जिसमें आपको इस तरह से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये मैं एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, बाकी तो रियलिटी आपको पता ही है। Student was doing an experiment on increasing the cell division among the plants. She asked her supervisor to suggest the specific plant hormone, for the same. Had you been her supervisor? अगर आप सुपरवाइजर होते उस लड़की के, उस स्टूडेंट के, तो आप क्या बताते कि वो कौन सा प्लांट हार्मोन है? उसने ये बोला है कि स्टूडेंट वॉज, ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी सेल डिवीजन को इंक्रीज़ करने के लिए। स्टूडेंट वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन अमंग प्लांट्स। शी आस्क्ड द सुपरवाइजर टू सजेस्ट द स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन। तो उसने बोला कि सुपरवाइज़र जी हमें सेल डिवीजन करवाना है प्लांट में, तो आप एक हार्मोन सजेस्ट करिए। तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? तो अब यहाँ पे थोड़ा डील कर लेते हैं कौन कौन से आपके प्लांट हार्मोन होते हैं, ठीक है। आपके कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स होते हैं? तो प्लांट हार्मोन्स को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। एक तो जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरे जो ग्रोथ को मारते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं, तीसरे जो कुछ नहीं करते हैं, कुछ और ही करते हैं वो। ग्रोथ के लिए अगर बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला होता है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन, साइटो किसका रूट वर्ड होता है? साइटो किसका रूट वर्ड होता है? सेल का। अच्छा, मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने तुमसे स्टडी ऑफ सॉइल पूछा था, तो स्टडी ऑफ सॉइल को याद रखना, पीडोलॉजी बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। पीडोलॉजी, पीडो मतलब सॉइल, ऐसे साइटो मतलब सेल, किनिन मतलब डिवीजन। ये सेल डिवीजन करके ग्रोथ करवाता है, कीवर्ड यहाँ पे है सेल डिवीजन। एक होता है हमारा ऑक्सिन, ठीक है, ये भी क्या करवाता है? ये ग्रोथ यानी हाइट वगैरह बढ़वाएगा। ग्रोथ को मारता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एक होता है हार्मोन एब्सिसिक एसिड, ये होता है प्लांट में एक स्ट्रेस हार्मोन, प्लांट को स्ट्रेस दे देता है, और स्ट्रेस में कोई ग्रो तो करता नहीं है, मतलब अगर दिमाग में स्ट्रेस हुआ इस तरह से रिलेट करो, ठीक है। एक और यहीं पे नोट करेंगे ग्रोथ में ही, जिब्रेलिन आप नोट कर लीजिए। वैसे तो इतना बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जी से जिब्रेलिन और जी से जर्मिनेशन याद रखना।
जर्मिनेशन हो गया, प्लांट की फ्लावरिंग हो गई, फ्लावर आना उसमें, ये सारे काम होते हैं हमारे जिब्रेलिन भैया के। एक और होता है जो कि होता है गैसियस हार्मोन, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाम बता सकते हैं उसका? बताइए नाम। तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं ना। प्लांट हार्मोन जो है, जो एक तरह से सेल डिवीजन, साइटोकिनिन, ऑप्शन नंबर सी। गैसियस हार्मोन है आपका इथाइलिन, जो क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट राइपनिंग में। जो एसिटिलीन होता है वो वेल्डिंग में यूज़ होती है गैस आपकी। फ्लावर से क्या जाना चाहिए कि फ्लावर क्या होता है? कली कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट का होता है। उसमें मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है? जल्दी से बताइए, मेल और फीमेल को क्या बोलते हैं? तो मेल में हमारे क्या थे? 3 चीज़ें थी। एंथर जो लगे हुए थे पॉलन ग्रेन्स में, जो लटके हुए थे फिलामेंट में। एंथर, पॉलन ग्रेन्स और फिलामेंट को कलेक्टिवली बोलते हैं स्टेमेन। मेन से मेल पार्ट हो गया। फीमेल हमारा होता है क्या? 3 चीज़ें, स्टिग्मा जो कि स्टिकी पार्ट होता है, स्टाइल जो उसमें स्टिग्मा लगा हुआ है, और ओवरी। ओवरी वो जो बाद में जाके फ्रूट बनता है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, इसको बोलते हैं पिस्टल। ठीक, तो ओवरी में अंदर ओव्यूल्स हैं जो बीज बनेंगे, सीड, और वो जो ओवरी है वो फ्रूट बनेगा। ये मेल और फीमेल। जल्दी से मुझे एक बताइए बाईसेक्सुअल का एग्जाम्पल। बाईसेक्सुअल का यहीं पे लिख लेते हैं क्या? चलो यहीं पे लिख लेते हैं। बाईसेक्सुअल प्लांट का एक एग्जाम्पल दीजिए जल्दी से, और एक एसेक्सुअल का भी दीजिए। तो अगर मैं बाईसेक्सुअल की बात करूं तो आपका गुड़हल, दैट इज हिबिस्कस। हिबिस्कस आपका, इसी में आपका सनफ्लावर भी आ जाएगा, रोज़ भी आ जाएगा। एसेक्सुअल की अगर बात करें तो पापा आया, ठीक है, पपाया। अगले पे आते हैं, एंड दैट इज केरोसिन ऑयल में किस मेटल को डुबो के रखता है? कैल्शियम, सोडियम, वेनेडियम या फिर मैग्नीशियम। तो ये कुछ आपके मेटल्स हैं और ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या बताती है? ये रिएक्टिविटीज़ ये बताती है कि कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन से कम। पोटेशियम को लिखते हैं इससे के से, सोडियम को Na से, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। आप आइए कैल्शियम पे, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम पे आइए, जिंक पे आइए, क्रोमियम एंड सो ऑन। तो इस तरह से एक ट्रिक है। कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम मिसिंग है। चलो यार मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको हटाओ, यहाँ पे देखो। कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी मांगी? ऑल्टो मांगी, जेन मांगी और फरारी मांगी, लेकिन फिर भी मिली क्या? मिली से मरकरी, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा आपको। फिर भी क्या मिली? यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो फिर भी क्या मिली आपको? मिली सिल्वर ऑडी, सिल्वर ऑडी। अब जल्दी से कुछ चीज़ें ये हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ये आपके कोल्ड वाटर से विगरसली रिएक्ट करते हैं। ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है बट विगरसली रिएक्ट नहीं करता, यानी कि हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी, यहाँ हीट कम निकलेगी। मैग्नीशियम इनको भैया चाहिए आपको थोड़ा सा वार्म वाटर चाहिए। मतलब ये क्या है, एकदम आतुर बैठे हैं कि इनको कोई भी मिल जाए, बस समझ रहे हैं फीलिंग्स को। तो वार्म वाटर से। ऑल्टोजन यानी कि जो एल्यूमिनियम और जो जिंक है, इनको चाहिए स्टीम। ये क्या है भाई साहब? ये जल्दी फल्दी रिएक्ट करते नहीं हैं। ये क्या है कि थोड़ा भाव खाते हैं। ऑल्टोजन क्या है? ये मतलब ये समझ लो कि स्टीम से रिएक्ट करेंगे बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, मतलब ढिल्लर पड़े हुए एकदम ये, ठीक है। और ये बाकी के जो है ना, ये है हमारे जैसे फूफा जी टाइप के लोग, मुंह फुला के बैठे रहते हैं कि किसी से जरा सा कोई बात नहीं करना, कोई रिएक्ट नहीं करना, कुछ नहीं। क्लियर? ये कोल्ड वाटर से विगरसली रिएक्ट करेंगे, ये कोल्ड वाटर से करेगा बट नॉट विगरसली। ये वार्म वाटर से मैग्नीशियम, ये स्टीम से करेंगे, ये करेंगे ही नहीं। इसलिए इनको डुबो के केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। तो आंसर कहाँ पे है? ये है आंसर, सॉरी एक सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सोडियम किस तरह का मेटल है? एल्कली मेटल है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, चाकू से हम कट कर सकते हैं। गैलियम और सीजियम भी हमारे होते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, जो कि तुरंत मेल्ट हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत लो होता है, ठीक है। और यहाँ पे गोल्ड से आपको याद आना चाहिए, गोल्ड से याद आना चाहिए कि बहुत ही मैलिएबल और डक्टाइल होता है गोल्ड। मैलिएबल का मतलब होता है इसको पीट के चादर बना सकते हैं, इसकी शीट्स बना सकते हैं,
और डक्टाइल का मतलब होता है कि किसी को हम लॉन्ग वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। जैसे कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सोनरस का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं अ मेटल इज सोनरस, दैट मीन्स कि उससे टन टन की आवाज़ आ रही है, तो मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। गोल्ड को अगर हम रिएक्ट नहीं जल्दी फल्दी करवा सकते, लेकिन एक कंपाउंड होता है एक्वा रेजिया, 2 एसिड्स का मिक्सचर होता है जिसमें ये हो जाता है डिजॉल्व। वो किस रेशियो में होता है जरा बताइए, कौन से एसिड होते हैं आपके? HCl और HNO3, HCl और HNO3 3:1 के रेशियो में होते हैं। ऐसे याद करिए कि HCl 3 चीज़ें इसमें, तो 3 और ये 1, 3:1 के रेशियो में। सिल्वर की अगर बात करें तो इसमें ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, हवा में रख देते हैं तो सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है, ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। मरकरी, मरकरी से क्या कर सकते हैं? मरकरी की ओर आपके सीना बार, और मरकरी अगर किसी भी एलॉय में आपका चला जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है अमलगम। अगर मरकरी किसी भी एलॉय में चला गया तो उसका नाम पड़ जाता है अमलगम। एलॉय से क्या आना चाहिए? एलॉय से या मिश्र धातु से याद आना चाहिए क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं आपके, दैट इज़ कि ये होते हैं हमारे सॉलिड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन होते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल? निम्नलिखित में से कौन सा स्वजीवी प्राणी है? लेवर फ्लूक, वुचेरिया, प्लाज्मोडियम या फिर प्लेनेरिया? बताइए इसमें से फ्री लिविंग एनिमल क्या है? कल हम लोगों ने प्लाज्मोडियम प्लेनेरिया दोनों पढ़ा था। अगर इतनी बार हम लोगों ने पढ़ा, अगर कुछ होता है फ्री लिविंग तो मैं आपको बताता ना, इतना सारा कुछ आपको बताता हूँ। तो प्लाज्मोडियम से आपको क्या क्या याद आ रहा? प्लेनेरिया से आपको क्या क्या याद है? प्लेनेरिया से अभी नहीं बताया मैंने आपको, खैर प्लेनेरिया तब बताऊंगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि इसमें आपका रीजनरेशन मेथड ऑफ क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इस तरह का होता है, पता है, इस तरह का होता है, ठीक है। अगर इसको इस तरह से काट दो ना तो पूरे प्लेनेरिया में डेवलप हो जाएगा। बीच का हिस्सा काट दो तो पूरे प्लेनेरिया में डेवलप हो जाएगा। नीचे का टेल काट तो पूरा प्लेनेरिया बन जाता है। इसको बोलते हैं रीजनरेशन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम में हमने ये पढ़ा था कि ये प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। और मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो कैरी करके ले जाता है, और ये जो है मतलब इस प्रोटोजोआ को कैरी करके ले जाता है फीमेल एनोफिलीज। और प्लाज्मोडियम में कौन सा मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? इसमें होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। कल से बायोलॉजी स्टार्ट हो रही, जिसका वीक है 11 AM पे आ सकता है, क्लास को अटेंड करना है। बाकी भी हमने पढ़े थे प्रोटोजोआ, अगर आपको याद हो, ठीक है, जल्दी से उनको रिकॉल करिए। बाकी हमने ये पढ़े थे, एक तो पढ़ा था कौन सा, ट्रिपैनोसोमा, और दूसरा क्या पढ़ा था, ट्रिपैनोसोमा पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था लेशमैनिया। जल्दी से बताइए कौन सी डिजीज़ होती हैं, कौन से कैरियर होते हैं। अब लिवर फ्लूक जो होता है हमारा, ये होता है एक फ्री लिविंग होता है। ये किसके तहत आता है? आपका ये लिवर फ्लूक हो गया, और एक होता है आपका क्या नाम है उसका, ठीक है, ये प्लेनेरिया ही होता है यूजुअली, ठीक है, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, और एक होता है वुचेरिया, ठीक है। लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया और वुचेरिया तीनों कैटेगरी में आते हैं लैटी हेलमिंथिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये तीनों आते हैं लैटी हेलमिंथिस में। लैटी हेलमिंथिस से क्या याद आना चाहिए? लैटी हेलमिंथिस से याद आना चाहिए लेटी हुई बॉडी होती है इनकी, फ्लैट बॉडी होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। लिवर फ्लूक आपका फ्री लिविंग है। प्लेनेरिया जो है आपका, ये आपका होता है पैरासाइट, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स होते हैं लैटी हेलमिंथिस, लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया और वुचेरिया। इसी तरह से होता है आपका, एक सेकेंड, इसी तरह से आपका ये होता है राउंड वॉर्म, ठीक है। मुझे ये बताइए जो राउंड वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म ये किसका एग्जाम्पल होता है? राउंड वॉर्म ट्रिपैनोसोमा, सो जा यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, इससे बीमारी हो जाती है, नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस कौन कैरी करके ले आता है? से फ्लाइज कैरी करके ले जाती हैं। लेशमैनिया की अगर बात करें, इससे होता है काला आजार। इसमें कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? बाइनरी फिजन। और काला आजार को कौन कैरी करके ले जाता है? सैंड फ्लाई कैरियर होती हैं इसमें आपकी। राउंड वॉर्म हम बोलते हैं निमैटोड्स को। निमैटोड्स को हम एस्चेलमेंथिस के नाम से भी जानते हैं। जो निमैटोड्स होते हैं आपके, ये आपके स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं। स्यूडोसीलोमेट्स। सीलोमेट क्या होता है? जिसमें कि सीलोम होता है, एक कैविटी होती है, इनमें एक फॉल्स कैविटी होती है। निमैटोड्स, एस्चेलमेंथिस। क्लियर है? लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, वुचेरिया ये सब आते हैं आपके लैटी हेलमिंथिस। लेटी हुई बॉडी है, फ्लैट बॉडी है, फ्लैट फॉर्म्स। राउंड वॉर्म, निमैटोड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड्स इज फाउंड इन अबंडेंस इन टोमेटो? यानी कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड?
एचिनोडर्माटा का भी बता दीजिए प्लीज़ हर्षल। हर्षल ई से स्टार्ट होती है जो आपने स्पेलिंग लिखी, एचिनोडर्माटा। एचिनोडर्माटा में आप सिर्फ दो चीज़ें याद रखिए, मतलब एक तो कि इनकी स्पाइनी स्किन होती है, स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म होते हैं। याद कैसे हम लोगों ने रखा था, एचिन, चुनचुनाहट हो रही। चुनचुनाहट कब होती है, जब कुछ कांटे निकले होते हैं किसी चीज़ में, तो स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। और इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ एचिनोडर्माटा में, तो आपका हो जाएगा स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इसमें इतना याद रखना है। ठीक है, बाकी जब हम लोग प्लांट एनिमल किंगडम करेंगे तो जितना नीड होगा उतना आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आप इतना भी याद रख लेंगे ना तो भी इनफ है। अगर मैं बात करूँ तो एसिड्स आपके दो तरह के होते हैं, एक मिनरल एसिड जैसे कि H2SO4 HNO3 जो मिनरल से मिलते हैं, और एक होता है नेचुरली अकरिंग, उनको ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। एसिटिक एसिड ये किस में मिलता है आपका, ये आपको विनेगर में इसका हम यूज़ करते हैं। विनेगर में 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है, ये चीज़ याद रखना। और इसको तो नहीं, इसको हम इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ग्लेशियल। ठीक है, सिट्रिक एसिड ये आपको सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन में देखने को मिलेगा। ऑक्जेलिक ये आपको टोमेटो में देखने को मिलेगा। याद कैसे रखेंगे अगर आपको याद नहीं होता, इसमें दो ओ हैं और ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है। टार्ट्रिक की अगर बात करें तो इमली यानी कि टैमरिंड और ग्रेप्स में देखने को मिलेगा। कुछ और यहाँ पे हम एसिड्स देख लेते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। नेटल लीव्स में कौन सा आपको देखने को मिलेगा एसिड, नेटल लीव्स में कौन सा एसिड देखने को मिलेगा। कौन सा एसिड के क्लाउड आपको वीनस में देखने को मिलेंगे, किस एसिड के क्लाउड, तो नेटल लीव्स में वही एसिड होता है जो एक आंट या फिर बी के स्टिंग में होता है, एंड दैट इज मेथेनोइक एसिड, जिसको कि हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, HCOOH जिसका फॉर्मूला होता है। वीनस में थिक क्लाउड्स मिलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। अल्कोहल को हम एसिड में जब कन्वर्ट करते हैं तो ऑक्सीडाइज करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7। ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एक अल्कोहल को एक एसिड में कन्वर्ट करके रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले चलो इसको भी, एक चीज़ मुझे याद आ रही है, अब चलो बता ही देते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर आपको याद हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, को अगर हमें सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, इसको रिड्यूस करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम या फिर निकल। कैटलिस्ट का हम यूज़ करवा देते हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच तो अब ये अनसैचुरेटेड असैचुरेटेड आई है तो चलो इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड आपकी जब ये बर्न किया जाता है इनको, तो ये बर्न होते हैं सूटी फ्लेम में, सूटी येलो फ्लेम में बर्न होते हैं ये। बट हम सैचुरेटेड की बात करें, क्लियर ब्लू फ्लेम मिलती है यहाँ पे, क्लियर ब्लू फ्लेम मिलती है सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में आपके आते हैं एल्केन, ठीक है, और आपके अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन और आते हैं एल्काइन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, NaCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर एसिटिक एसिड, किसका हम यूज़ करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में, बताइए। तो आई थिंक ये सभी जानते होंगे बिकॉज हमने जो PY की सीरीज़ कर रखा है उसमें अच्छे से इसको कर रखा है कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है दैट इज़ NaHCO3, जिसको कि हम कॉमन नेम इसका क्या जल्दी से आप बताएंगे, जिसका कॉमन नेम B से स्टार्ट होता है। इसका हम यूज़ और कहाँ पे करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम एज एंटासिड भी यूज़ करते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, जो हमारी पेट की एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि पेट के अंदर जो हमारा एसिड रिलीज़ हुआ है हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। बिकॉज ये एक बेसिक सॉल्ट होता है। बेसिक सॉल्ट इसलिए है बिकॉज ये एक ऐसे सॉल्ट कब बनता है, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा कि बेसिक नेचर का होगा, ये बताएगा कि भाई आपका एसिड डोमिनेटिंग था या फिर बेस डोमिनेटिंग था। ठीक है, तो वो उस तरह से सॉल्ट मिलेगा और इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं, और इसी से हम बना लेते हैं वॉशिंग पाउडर निरमा को। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा अगर हम बात करें, धोवन सोडा जिसको हिंदी में बोलते हैं, दैट इज़ योर हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, जिसमें कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसको यूज़ करते हैं जो परमानेंट हार्डनेस होती है
वाटर की उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, प्लस इसी को हम यूज़ कर लेते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा को। 10 वाटर के मॉलिक्यूल है। इससे क्या देना चाहिए कि आपका जो ब्लू विट्रियल होता है, नीला थोथा, CuSO4.5H2, 5 वाटर के मॉलिक्यूल, ये सब हो चुका है हम लोगों का। वाइट विट्रियल ZnSO4.7H2, 7 हैं इसमें। आपका ग्रीन विट्रियल FeSO4.7H2, 7 हैं इसमें। बोरैक्स Na2B4O7.10H2, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स है। बोरैक्स को ग्लास इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक आपका सोडियम कंपाउंड होता है। एप्सम सॉल्ट जो कि मैग्नीशियम का एक सॉल्ट है, उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ये बताइए। ऐसे ही आपका एक होता है कैल्शियम सल्फेटेड हाइड्रेट, ठीक है। इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड, इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं? अब आप में से कुछ काफ़ी लोग बता नहीं पाएंगे, उनको पता है, मैं आपको बता दूं, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप इसको बता नहीं पाएंगे। अभी आते हैं क्यों। तो ये चीज़ समझ गए, ये कोई और नहीं जिप्सम ही है। जिप्सम उनका कॉमन नेम है, वही है। देखिए CaSO4.2H2O, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? 2। वही तो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड। इसको अगर हम कर देंगे 373 केल्विन में हीट, तो 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल चला जाएगा, CaSO4.5H2O बन जाएगा, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिप्सम यूज़ होता है जब सॉयल हमारी एल्कलाइन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो हम इसको सॉयल को ट्रीट करने के लिए जिप्सम का यूज़ करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलॉन्ग दी। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंट टू द सर्कल टू एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या फिर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। गोल गोल घूम रही है कोई बॉडी, गोल गोल जब घूमती है ना, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें जो यूनिफॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी तो कभी सेम हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब आपकी उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। अब डायरेक्शन तो भैया हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट में इधर, इस पॉइंट में इधर, ऐसे करके चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी तो कभी कॉन्स्टेंट हो नहीं सकती है। नीदर एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी जो होती है वो वेलोसिटी आपकी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा, और इसी को हम बोलते हैं क्या? सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, यानी कि अपकेंद्रीय त्वरण, जिसका फॉर्मूला होता है v²/r, जिसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, शायद ही पूछे। तो सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जो फोर्स लगता है इसमें दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रीपीटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। वेलोसिटी होता तो आंसर ये होता, लेकिन एक्सेलरेशन है तो ऑप्शन नंबर डी। और इसमें यूनिफॉर्म क्या चीज़ है बता दिया मैंने आपको, स्पीड। स्पीड क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसलिए, बाकी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन को करिए। PNGRB, Petroleum and Natural Gas Regulatory Authority, is the first regulatory authority set up by the Government of India. One of the tasks of PNGRB is to ensure competitive markets for gas. Appeals against the decisions of PNGRB go before the appellate tribunals for the electricity. करिए क्वेश्चन को। बस अब आपके 3-4 क्वेश्चन और बाकी हैं बस, ठीक है। आज 30 क्वेश्चन नहीं, आज 25 ही क्वेश्चन लिए हैं। सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही है। मूवमेंट ऑफ अर्थ में भी आपका सेंट्रीफ्यूगल जनरेट होता है। टाइड आपकी क्यों जनरेट होती है? टाइड होता है आपका जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन होता है, वो एक रीज़न होता है, प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक रीज़न होता है। आंसर लो क्या बारे हैं? बी। अच्छा, सिद्धांत का बी आया, योगेश का बी आया, विकास का ऑल आया, आशीष का बी आया, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्कोर्ड 45 मार्क्स इन GS, ऑल थैंक्स टू यू एंड ग्रेट नेटो, थैंक यू शिवांगी जी। 2 बी आ रहा है आंसर, ठीक, सबका सही है। रीज़न आपने यही लगाया होगा, मुझे पता है। इट इज़ द फर्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी। PNGRB पहली रेगुलेटरी बॉडी है जो भारत सरकार ने सेटअप करी,
ठीक है, हम ये भी अगर ये लिख देता कि हाँ इस कैटेगरी में फर्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो भी हम मान लेते कि हाँ होगी। ये बोला नहीं, पहली ही रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भारत सरकार ने कोई सेटअप करी वो यही है। और कोई भी तो हो सकती, इतनी सारी हैं, वो अगर कोई भी हो गई तो ये गलत हो गया, एक्सट्रीम है, ख़त्म। बी आंसर हो गया 2 और 3। क्या कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड, कुछ ऐसा चीज़ है? नहीं है। 20th। अब इस चीज़ को मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप 5 क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 5 है 5 में काम कर जाएगी, लेकिन अगर 3 में भी काम करेगी, 2 में नहीं भी काम करी, तो भी देखिए ना, नेट पॉजिटिव में ही है आप। द हेडक्वार्टर्स ऑफ गदर पार्टी वर एट, तो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो गदर पार्टी से हमें 3-4 चीज़ें बस याद होनी चाहिए कि फॉर्म कब हुई थी, बनी कब थी, लीडर कौन थे, यानी कि बनाई किसने थी, और एक इंसिडेंट जिसके बारे में आप में से मेजॉरिटी लोगों को पता है, बिकॉज मल्टीपल टाइम हम लोग कर चुके हैं। और इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, बनी 1913 में, बनाई किसने? लाला हरदयाल सोहन सिंह भाखना, 2 नाम याद रखिए आप, ठीक है, सोहन सिंह भाखना। और इंसिडेंट आप जानते हैं कौन सा है? इंसिडेंट है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कब हुआ था? 1914 में। क्या हुआ था? एक शिप था कोमागाटा मारू नाम का, जापानीज शिप था, जो सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा सेल थ्रू किया था। वहाँ पे इन लोगों को एंट्री नहीं दी गई थी, तो वहाँ पे विद्रोह हो गए थे। ठीक, कोई काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, जो एग्जैक्ट नंबर किसी के पास नहीं है, काफ़ी लोग अलग अलग बोलते हैं। 21, विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करिए। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, it is the one of the natural parks it is one of the natural habitats of great Indian bustard। मुकुल कुमार जी ने 20 रुपये भेजे हैं, बहुत धन्यवाद मुकुल जी। कोई ख्वाहिश आपकी, कोई डिमांड, कोई इच्छा आपकी जो पूरी की जानी है? अरे भाई ये सब मत किया करो सुपर चैट, एक दिन तो भाई साहब ने हद कर दी, मतलब रुक ही नहीं रहे थे। 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, मतलब आई थिंक 10-12 बार कर डाले होंगे उन्होंने, रुक ही नहीं रहे थे वो। ठीक है, तो मत क्या करिए, बिकॉज इसका शेयर यूट्यूब को भी चला जाता है, तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से मैं एडवर्टाइज़ वगैरह भी नहीं लगाता हूँ बीच में आपके क्लासेस के, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, प्रोडक्टिव रहे। सर आपके लिए जीके इम्प्रूव है, रिप्लाई मतलब 1 और 3 आज उसकी गर्लफ्रेंड का शादी। अच्छा 3 सी आ रहा है आंसर, सृष्टि का बी आ रहा है। अच्छा देखते हैं। इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, जो ये इंडिया ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है 2 डिस्ट्रिक्ट में है फैला हुआ है। 2 क्या है? डेटा है, ठीक है, मान सकते हैं कि इसने 3 की जगह 2 कर दिया, 1 की जगह 2 कर दिया, मान सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, यानी पार्क के अंदर जरा सा भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। कोई ह्यूमन हैबिटेशन अगर एक भी किसी ने जाके घर बसा लिया ना, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अपने आप, ठीक। दिक्कत कुछ, अब ये कैसे सही हो सकता है सर? अब ऐसा तो है नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लिख देता कि ये नेशनल पार्क 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो गलत भी मान सकता था कि ये 2 में तो आज तक पढ़ा नहीं है कभी, ठीक है, 2 में तो आज तक कभी पढ़ा ही नहीं। और फिर ऐसा तो क्या थोड़ी ना हो सकता है कि यूपी में आधा मान लेते हैं, राजस्थान में दोनों सरकारें लड़ जाएंगी उसको रेगुलेशन को लेकर। लेकिन ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ना कि किसी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे हो सकता है नेशनल पार्क आपका, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब ये 2 है, मान लेते हैं कि भाई ये डेटा है और ये एक्सट्रीम कीवर्ड है, अब दोनों में चुनना है आपको, दोनों में चुनना है, तो आप किसके तरफ जाएंगे कि कौन गलत हो सकता है? एक्सट्रीम वाला गलत होगा ना, डेटा तो आप शायद समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट अगर 2 स्टेट होता तो मैं गलत भी मानता, बट इन दोनों में क्योंकि मुझे एक को गलत मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो जिस हिसाब से ऑप्शंस डिज़ाइंड हैं, ये चीख के ये बोल रहे हैं कि या तो एक गलत है या 3, एक भी गलत नहीं है। यही तो इसका मतलब हुआ इन ऑप्शंस का, या तो इनमें से कोई एक गलत है या एक भी गलत नहीं है। अब एक ही गलत हम चुन सकते हैं, अब इन दोनों में किसको चुने? यही चुन सकते हैं 2, ठीक है। अगर आपने ये चुन लिया तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी एक 2 क्वेश्चन बस लास्ट के बाकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के फाउंडर कौन है 1928 में? सर आपका लॉजिक कमाल का है। अच्छा धन्यवाद निर्मला जी, बस आपको यूज़ करने हैं, ठीक है इनको। आज क्या बफरिंग हो रही है क्या? आनंद सिंह बफ लिख रहे हैं बड़ी, फिर अच्छा हो रही है आई थिंक।
बफरिंग हो रही है, रुको यार, आज ये क्या हो रहा है? आज संडे है आई थिंक, लगता है काफ़ी लोग काफ़ी नेट का यूज़ कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या देख रहे होंगे लोग। सर नेशनल पार्क में तो रिस्ट्रिक्शंस होती है ना। ईशा रानी, बिल्कुल सही बात आपने बोली, नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट नो ह्यूमन हैबिटेशन एक भी नहीं है, ये आपका एक्सट्रीम है। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम इसको एक रिज़र्व से, अगर बायोस्फीयर रिजर्व से कंपेयर करें, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन अगर एक भी ह्यूमन हैबिटेशन हुआ वहाँ पे, अब 100% तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है ना। अगर एक भी ह्यूमन हैबिटेशन का मतलब है कि अगर मानव निवास, अगर कोई भी एक जाके वहाँ पे रह रहा उसकी बाउंड्री पे भी, अपने आप स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा वन ओनली। देख लेते हैं क्या कैसे हुआ। एचआरए बनी एक पार्टी, होम रूल लीग एसोसिएशन 1924 में कानपुर में बनी। बोलो जुबा केसरी। कहाँ किसने बनाई? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट, जेसी चैटर्जी और सचिन सान्याल, ये कानपुर में बनी। फिर इसने अंजाम दिया काकोरी ट्रेन इंसिडेंट को, ना कि काकोरी रॉबरी को। ठीक है, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट को अंजाम दिया। कब अंजाम दिया? 1925 में। कौन इसमें मेनली इन्वॉल्व थे? इसमें आपके मेनली यही लोग इन्वॉल्व थे, जैसे कि रोशन सिंह हो गए, आपके राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। ठीक है, यही लोग थे, इसी ने पार्टी ने अंजाम दिया। जैसे कि हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए, अशफाकुल्ला खां हो गए, अशफाकुल्ला खां, ये लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, ये पार्टी बनी। अब कुछ लोगों को जेल हो गई, कुछ लोगों को मतलब फांसी हो गई और कुछ लोग भाग निकले। इसके बाद ये पार्टी फिर से रीऑर्गेनाइज होती है 1928 में एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। कब? 1928 में। कहाँ पे? फिरोज़ शाह कोटला में होती है ये। कौन इसके फाउंडिंग टीम में इन्वॉल्व होते हैं? तो फाउंडिंग टीम में इसके इन्वॉल्व होते हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, ठीक है, सुखदेव जी, राजगुरु जी, ये सब इसके फाउंडिंग टीम में इन्वॉल्व थे। ये इन तीनों में से कोई नहीं था, आंसर वन ओनली, भगत सिंह। ये भाई साहब है ना, क्या नाम इनका? फनींद्र नाथ घोष। ये पहले इन्हीं लोगों के पार्टी, मतलब इन्हीं लोगों के साथ में थे। धोखा इन्होंने कर दिया। कैसे धोखा किया? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में आपको पता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे भगत सिंह जी ने क्या किया था, ये सॉन्डर्स की हत्या करी थी। क्यों करी थी हत्या? करना, मारना चाहते थे जेम्स स्कॉट को, इसलिए मारना चाहते थे बिकॉज स्कॉट ने लाठी चार्ज करके लाला लाजपत राय जी को मार दिया था। उसने क्यों मारा था? क्योंकि वो एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, उसमें 7 सदस्य थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए उसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय भी विरोध कर रहे थे, जेम्स स्कॉट ने मार दिया। गलती से इन लोगों से सॉन्डर्स मर गया। और ये भाई साहब जो थे, इन्होंने क्या कर दी? गवाही दे दी कि हाँ, इन लोगों ने, भगत सिंह, सुखदेव, इन लोगों ने मारा है। और उन लोगों को फांसी हो गई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को आप जानते हैं 23 मार्च 1931, जिसको कि हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1931 को और क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, कराची सेशन हुआ था। कराची सेशन को सरदार पटेल ने प्रिसाइड किया था। यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, उसको एंडोर्स किया गया था। प्लस CDM कुछ टाइम के लिए बंद किया जाएगा और 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे, वन ऑन फंडामेंटल राइट एंड अदर ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। क्लियर? 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट? इनमें से सही कौन सा नहीं है? स्टेटमेंट थोड़े लंबे से हैं, बहुत ही आहिस्ते से ज़रा पढ़िए, अपना समय लगा के आप कर लेंगे इसको। परमार राजपूत का टाइटल होता है आनंद सिंह, हाँ होता है। तो बफर जोन्स में होती है ज़्यादा, बिल्कुल बफर जोन में होता जाता है। जो बफर जोन वो होते हैं जहाँ पे आपका एक ट्रांजिशन जोन हम बोल सकते हैं कि भाई जैसे ये नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है, और इससे अब ऐसा तो है ना कि ये नेशनल पार्क है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कोई लोग नहीं रह रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक बफर जोन होता है नेशनल पार्क का, वहाँ पे ज़्यादातर आपका ह्यूमन हैबिटेशन होता है। ठीक है, सर आपके लिए मेरा SSC GD में सिलेक्शन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन डिजिटेक। बहुत लोगों ने मैसेज आज व्हाट्सएप किए हैं कि सर आपके चरण का ठीक है, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है SSC GD में। CSF, ITBP, CRPF सब अपना अपना डाल रहे थे, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। सी आंसर आ रहा है, सी। पूजा 15%, बिल्कुल सही है। ईशा रानी 15%, सबका सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर है यहाँ पे सी, आपने पकड़ लिया। अब देखो हुआ, ये क्वेश्चन CDS में पूछा गया,
इसने क्या किया, इसने 15 को 10 कर दिया। समझ गया ना एग्जामिनर क्या खेल खेलता है, इसने डेटा को चेंज कर दिया। यहाँ पे 91st अमेंडमेंट हुआ था जिसने कि आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जोड़ा था, जिसमें ये बोला था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो हो सकती है 15% ऑफ लोअर हाउस। यानी कि अगर यूनियन पार्लियामेंट का केस है तो भाई लोकसभा रख लो, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली को रख लो, उसका 15% मैक्सिमम। मिनिमम कुछ भी नहीं है लोकसभा में, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में है 12 मेंबर्स का। मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये लेजिस्लेटिव असेंबली मिनिमम 12 मेंबर्स। वैसे इसकी स्ट्रेंथ की अगर बात करूँगा तो स्ट्रेंथ 40 होनी चाहिए मिनिमम। 12 मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 12 तो होने ही चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो दैट शुड बी मिनिमम 40। कुछ एक्सेप्शनल है आपके केसेस, वो हम देख चुके हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 77। 78 क्या बोलता है जरा बताइए जल्दी से कमेंट में। 91st ने और भी क्या बोला था, 75 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में ये बोला था कि एनी मिनिस्टर हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल बी को डिस्क्वालिफाइड टू बी बिकम अ मिनिस्टर। और डिफेक्शन से क्या जाना चाहिए, 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट, यानी इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले डिस्क्वालीफाइड डिफेक्शन के तहत, नॉमिनेटेड वाला 6 महीने के बाद कर ले डिस्क्वालीफाइड, विप की डायरेक्शन ना माने डिस्क्वालीफाइड, लेकिन मर्जर एक्सेप्शन होता है। ठीक है, ये सब हमने देखे थे। और डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का स्पीकर, जो आपकी जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है। ठीक है, 78 क्या वो बोलता है, 78 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर की, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट इज ऑफ एक्टिंग एज अ लिंकेज बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या लिखा हो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ही शी इज, बिल्कुल वही है सुप्रीम अटॉर्नी जनरल। क्या देना चाहिए अटॉर्नी जनरल से, आर्टिकल 76 हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ही सर्व्स अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ही इज नॉट द फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट। खत्म, इसके बियॉन्ड कुछ पूछ ही नहीं सकता है। इसी के पैरेलली आपका स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल, आर्टिकल नंबर 165 अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर, उसके प्लेजर में सर्व करेगा, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्ट एज पर द एडवाइस, बाइंडिंग होती है एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, बिल्कुल होती है। फर्स्ट इंस्टेंस पे तो चलो लौटा भी सकता है, लेकिन दूसरे इंस्टेंस पे तो मैंडेटरी है उसके लिए। 24 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्मॉग। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक बोनस टाइप क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी ने पूछा नहीं है पहले, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ ज्योग्राफी में तो पूछ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको नोट मतलब ज़्यादा दिल पे लोड, मतलब बिना दिमाग पे लोड ले हुए इसको समझ लो थोड़ा सा, क्या है ये। कंप्यूटर का बेस्ट सोर्स क्या, सौरभ टामली। एंड लेट मी टेल यू अ गुड न्यूज़ कि बहुत ही जल्दी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर के भी लेक्चर्स आएँ। ठीक है, कंप्यूटर के लिए अमन सर करके हैं आपके, ठीक है, जो कंप्यूटर के लेक्चर्स लेंगे। उनके लेक्चर्स पढ़े भी हुए हैं इस चैनल पे, अगर आप सर्च करेंगे अमन सर कंप्यूटर तो आप देख भी सकते हैं किस तरह का पढ़ाया है। दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाया था, एकदम देख सकते हैं कमेंट। ठीक है, तो मैं अगर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ प्लान करने का, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड आ रहा है कंप्यूटर को लेकर, तो उस डिमांड को केटर करने के लिए आपको जल्द ही वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, और उस पर काम स्टार्ट हो चुका है मोस्ट प्रोबेबली। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग 100% बट येस 90%। और करंट अफेयर्स को लेके भी काम मतलब जारी है। करंट अफेयर्स को लेके जून का भी मैं कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने कंपाइल किया था सुबह बैठ के, इसके बाद फिर अभी रात में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज फिनिश हो जाए, नहीं तो फिर आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, सिस्टम है सर आपका, अच्छा सिस्टम क्या होता है। चलो तो अभी बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ स्मॉग। स्मॉग क्या होता है, स्मॉग होता है स्मोक प्लस फॉग बन जाता है स्मॉग। तो भाई स्मोक और फॉग, स्मोक होनी चाहिए, स्मोक यानी कि एयर पॉल्यूटेंट। अभी थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा लोड मत लेना, ऐसे समझ लो। एक होता है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है जब आपका वेपर यानी कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। बस एक क्वेश्चन और बाकी है, बस ख़त्म है। ठीक है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इसके फॉर्म्स होते हैं ड्यू हो गया, ओस की बूंदें, फॉग यानी कि कोहरा, मिस्ट यानी कि इसको कुहासा बोलते हैं, यानी कि कोहरे का लाइट वर्जन होता है ये, यानी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं ये आपकी।
एक कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन का, CDS और CAPF ने तो भर भर के क्वेश्चन पूछे यूपीएससी वालों ने इस पर, NCERT में लिखा हुआ। SSC में मुझे नहीं दिखा आज तक क्वेश्चन इस पर, हो सकता है पूछ ले। टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है? ये ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ रहे तो ये पढ़ा था कि ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, उसको लैब सेट बोलते हैं। 1 किलोमीटर में कितना घटता है? आपका क्या मैं बोल रहा हूँ, ये 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, ठीक है। 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर इन्वर्जन है वो फिनोमिना है जब ऊपर जाने में आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ मिल जाता है, मतलब बढ़ जाता है टेम्परेचर। ऐसा पता क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे ये अर्थ है हमारी, लौटाती है इसको, किसको? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसको बोलते हैं। आप जानते हैं ना, ये इंसोलेशन होता है शॉर्ट वेव के फॉर्म में, ये आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में, ठीक है। मान लेते हैं वो रात, वो लंबी रात, वो सर्दी की वो लंबी रात, जब तुम रजाई के अंदर घुसे कुछ कर रहे थे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे, तभी यहाँ से जो इंसोलेशन आया था पूरी तरह से इंसोलेशन जा चुका था। अब अर्थ बोल रही थी अब इंसोलेशन आ क्यों नहीं रहा है, इंसोलेशन आ क्यों नहीं रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लंबी सर्दी रात है और इस लंबी सर्दी रात में इंसोलेशन बहुत देर में अब आएगा। हुआ क्या, सारी हीट यहाँ पे एस्केप करके चली गई, यहाँ पे अर्थ के नियर में बहुत ठंडा हो गया। तो यानी अब जब आप ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर मिलेगा। सो टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है ये पूछ लेता है। तो नेसेसरी कंडीशन होती है कि एक तो लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, क्लाउड नहीं होने चाहिए भाई, बादल होंगे तो ये जो हीट गई ये लौट के वापस नहीं आ जाएगी टकरा के। तुमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि नहीं? सर्दियों में जब अगर बादल होते हैं तो उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि जो इंसोलेशन होता है टकरा के जाता है वो वापस आ जाता है। जब बादल होते हैं तो गर्मी होती है काफ़ी, ठीक है। सर्दियों में उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती अगर क्लाउड्स होते हैं। प्लस विंड मूवमेंट नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, हवा बहुत ज़्यादा चलेगी कि तो जो लेयर डेवलप हुई है, एक यहाँ पे कोल्ड लेयर डेवलप हुई है और ऊपर ये मिक्स हो जाएगी। अगर विंड बहुत ज़्यादा चलेगी तो ख़त्म। आगे, Which of the following statement about bill for amendment of the constitution is not correct? Constitutional amendment bill के केस में कौन सा सही नहीं है? सर की पक्का शादी नहीं हुई है तुम्हें कैसे पता? कैसे तुम लोग ये बोल सकते हो? सर यू आर जेम गोट एक्सीलेंट मेल। अच्छा क्या सर, याद दिला दिया। बस बस अनुराग, ज़्यादा नहीं है ना। रेडियो ज्वाइन कर लो आप। अच्छा करते हैं अभी, ठीक है। जिस दिन पढ़ाने से मन भर जाएगा उस दिन रेडियो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। तुम लोगों से फिर बात करेंगे रेडियो में, है ना। तुम लोग अपने जब ऑफिसर बन के ऑफिसर से बैठे होगे तब सुनोगे आरजे के तौर पे। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। 368 आर्टिकल गवर्न करता है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग कैन बी रिसॉर्टेड, सॉरी एक सेकंड, अमेंडमेंट की बात कर रहा है ना। हाँ, आर्टिकल 360, जॉइंट सिटिंग कैन बी रिसॉर्टेड टू फॉर पासिंग अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में संशोधन लाने वाला कोई विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का आश्रय लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। थोड़ी देर पहले तो पढ़े थे हम लोग। जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 108 में है, 108 में। कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया है? ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली है। जॉइंट सिटिंग हमारी कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। कब हुई है? एक टेररिस्ट था जिसकी बैंक में नौकरी लग गई थी और वो फिर उसने डाउरी ले ली, टेररिज्म प्रिवेंशन बिल, ठीक है। बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल और डाउरी से रिलेटेड था आपका डाउरी प्रोहिबिशन बिल। इस तरह से आपके 3 बिल थे। ये था आपका, सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन और डाउरी प्रोहिबिशन बिल। ये 3 बिल को लेकर आज तक जॉइंट सिटिंग बैठी है। बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और वो भी नहीं होगा तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्यों? क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ना तो लोकसभा का मेंबर होता है ना तो राज्यसभा का मेंबर होता है। हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। और जो जॉइंट सिटिंग होती है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा के अकॉर्डिंग चलती है। खैर, तो आपका दूसरा गलत हो गया। स्टेट लेजिस्लेचर में आपका अमेंडमेंट वाला बिल कभी नहीं आ सकता है, और प्रेसिडेंट को एसेंट देना मतलब मैंडेटरी होता है अंडर 24th अमेंडमेंट। आखिरी क्वेश्चन है ये, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स? M.A. अंसारी, विट्ठल भाई पटेल, चक्र C. राजगोपालाचार्य, फिर कस्तूरी रंगन अय्यर। इनमें से कौन से नो चेंजर नहीं है? जल्दी से रिकॉल करते हैं। 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा के बाद वॉयलेंस की वजह से
वापस ले लिया नॉन कोऑपरेशन को। गांधी जी जेल चले गए, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया कि भाई जो काउंसिल्स का बॉयकॉट चल रहा था उस काउंसिल्स के बॉयकॉट को हम कंटिन्यू रखें या ना रखें। एक बोल रखा था कि हाँ कंटिन्यू रखो, मतलब कि ना रखो, चेंज करो इस चीज़ को, तो उनको बोला गया प्रो चेंजर्स, जो बोल रहे थे कि चेंज करो और काउंसिल में एंट्री करो, इलेक्शन लड़ो विद अ टारगेट ऑफ एंडिंग और मेंडिंग द काउंसिल, या तो ख़त्म कर दो या फिर उनको मेंड कर दो। एक थे नो चेंजर, जो बोल रहे थे नहीं बॉयकॉट को कंटिन्यू रखो, ये टारगेट कर रहे थे। इनका काम था कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस कर रहे थे। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब आश्रम बनाना और आपके स्कूल्स और जो नेशनल स्कूल्स हैं उनको सेटअप करना, ताकि जो इंडियनाइजेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। प्रो चेंजर्स की अगर हम बात करें, उन्होंने खिलाफत स्वराज पार्टी बना ली, जिसको हम शॉर्ट में स्वराज पार्टी भी बोलते हैं। खिलाफत स्वराज पार्टी बना ली। इसमें कौन कौन थे हमारे, मेनली CR दास थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे, अजमल खान भी थे। तो CR दास आपके प्रेसिडेंट बने इसके खिलाफत स्वराज पार्टी, ये मोतीलाल नेहरू इसके बने सेक्रेटरी पहले पार्टी के। पूछ रहा है वे हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स, यानी कि इनमें प्रो चेंजर कौन है ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रो चेंजर इनमें कस्तूरी रंगा अयंगर। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये रटें बैठ के, मैं फिर से आपको ये चीज़ एडवाइस कर रहा हूँ, आप ये मत रटिए बैठ के कौन प्रो चेंजर कौन नो चेंजर है। बस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा ताकि मैं सारी चीज़ें आपको बता सकूँ कि 1922 के बाद क्या हुआ। 1922 के बाद जब गांधी जी जेल चले गए तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। एक लोग बोल रहे थे कि काउंसिल को बॉयकॉट को कंटिन्यू रखो, उनको कहा गया नो चेंजर, मतलब कोई चेंज मत करो, और वो कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस कर रहे थे, आश्रम बनाना, स्कूल्स बनाना, कॉलेजेस। और एक बोल रहे थे नहीं काउंसिल में एंट्री करो टू एंड और मेंड द काउंसिल। उन्होंने खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई। कहाँ पे, कौन सा सेशन ऑफ कांग्रेस था ये, गया सेशन ऑफ कांग्रेस में, गया सेशन ऑफ कांग्रेस। और ये CR दास मोतीलाल नेहरू ने बनाई। CR दास प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू आपके सेक्रेटरी थे। तो ये दो नाम आपको पता होना चाहिए, CR दास, मोतीलाल नेहरू। ये जो ऑप्शन में लिखे हुए हैं चाहे भले पता ना हो आपको। ख़त्म हो गया आज का सेशन, ठीक। अब कैसा लगा ये बताइए। बफ हो जाता आज काफ़ी हुआ बीच में, मुझे लग रहा है ना, आज काफ़ी ज़्यादा बफरिंग हुआ है लग रहा है। कुकू FM, अच्छा एक बार आया भी था। सर आपका नेम क्या है, ये नहीं बताएंगे। सर मेंस का बैच कैसे ले सकते हैं आपका, सूरज जी जो अभी आप अटेंड कर रहे हैं ये मेंस का बैच है। इसको लेने के लिए सिर्फ आप जो अभी कर रहे हैं बस आपको वही करना है, यानी कि यूट्यूब पे बस आ जाना है और लेक्चर देखना है, कुछ नहीं करना है। हाँ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आप खुद से बना सकते हैं। अगर नोट्स लेना है तो वो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे अवेलेबल है, परमार अकेडमी ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने, नोट्स रेडीमेड चाहिए लेक्चर्स के, तो बिल्कुल सही है प्रीति यादव। 1924 बेलगांव सेशन जो गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस का सेशन प्रिसाइड किया था। और थैंक यू सभी को जो लोग बोल रहे हैं अच्छा था सेशन, मौज कर दी, ऑसम लेक्चर, योर सेशंस आर ऑलवेज अमेजिंग एंड सुपर डुपर। बालाजी ऑल्ट पे, अच्छा बालाजी ऑल्ट पे व्लादिमीर पिंटू, अच्छा व्लादिमीर पिंटू, वाह क्या नाम है। पुतिन जी देख लेंगे ना सीधे वहीं से, आपकी वजह से बाकी लोगों को भी खतरे में डाल देंगे आप, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं बालाजी ऑल्ट पे सर डबिंग वगैरह करो, यही काम बाकी है बस। उस पर ना कर दें एक और भी बालाजी ऑल्ट की तरह, कौन सा है वो पता नहीं, एक और पता नहीं क्या चलता रहता है अजीब अजीब से। मज़ा आ गया, दिमाग हिल गया बस। अगर दिमाग हिला है दैट मीन कि दिमाग में कुछ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या, डाउट है क्या कुछ? एक सेकेंड, एक सेकेंड, पीछे क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड रुको। एक सेकेंड 15 में कुछ डाउट है क्या? रुको 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 रुको, 15 कहाँ गया? ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑफ फ्री लिविंग। ओके 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 ओके, यहाँ पे मैंने इंटरचेंज कर दिया, वो इंटरचेंज के चक्कर में आई थिंक
यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा, ये आपका आंसर ये प्लेन एरिया होगा, ठीक है। प्लेन एरिया आपका फ्री लिविंग होता है, जो लिवर फ्लूक होता है ये होता है आपका पैरासाइट, ठीक है। ये होता है पैरासाइट और ये होता है आपका, ये मैं पता है मैंने कैसे कंफ्यूज हो गया, पी से मैंने प्लेनेरिया लगा और पी से मैंने पैरासाइट लगा दिया, बल्कि फ्री लिविंग आपका प्लेनेरिया होता है। इसको भी कैसे हटेगा, ठीक है। फ्री लिविंग आपका प्लेनेरिया होता है और जो लिवर फ्लूक होता है दैट इज़ अ पैरासाइट। बिल्कुल बात सही है। और लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया और वुचेरिया तीनों ही लैटी हेल्मिंथियस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा मेरी तरह कि पी से प्लेनेरिया और पी से पैरासाइट नहीं होगा। पी से प्लेनेरिया और पी से होगा आपका फ्री लिविंग और लिवर फ्लूक ये होगा आपका पैरासाइट, ठीक है। अभी इसको इस तरह से याद करो कि प्लेनेरिया क्यों आपका फ्री लिविंग होगा, बिकॉज इसकी आपका इसमें सीलिया होते हैं, ठीक है, जो इसके मूवमेंट में इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बस इस तरह से याद करना, इसमें सीलिया होते हैं जो इसके फ्री मूवमेंट में इसको हेल्प करते हैं, तो ये करेक्शन करिएगा, ठीक है। सर योर कंटेंट इज ऑल एन एस्टैब्लिश्ड पिंटू, थैंक यू सर। उल्लू, अच्छा उल्लू सर आपने बोला सही था, अच्छा टिक गलत कर दिया था, ओके। लिखने में मिस्टेक हो गया, बोला सही था। अच्छा अच्छा अच्छा, टिक करने में कभी कभी हो जाता है, अब इतना सारे चीज़ें करवानी होती हैं कभी कभी। दाल खाई डंडनाच भी बता दो उड़ीसा में ट्रिक से। कल मिल जाएगी भाई उड़ीसा वाली ट्रिक, वो खैर एक्सपोनेंट वाली होगी। ट्रिक ये थी कि पुआ खाया, दाल खाई और भाग के नाचे। तो पुआ से गोती पुआ, दाल खाई से दाल खाई, भाग नाचा से भाग नाचा, ठीक है। भाग के नाचा से भाग नाचा। बायोलॉजी फियर है सृष्टि जी, कल आइएगा, कल से मॉर्निंग 11 AM पे बायोलॉजी स्टार्ट होगी। चलिए भाई, थैंक यू। फोर्थ का ऑप्शन सी दिखा रहा है, क्या फोर्थ में डाउट है? एक सेकेंड। नहीं 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 नहीं, कॉफ़ी प्लांट्स रिक्वायर, नहीं, इसका वन ओनली होगा, ठीक है। दूसरा वाला गलत है, दूसरा गलत है ये, ठीक है। वन ओनली इसका आंसर होगा, और कुछ आप चिंता ना करिए, जब तक आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो जाएंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं। बीच में अगर मैं डाउट्स नहीं लेता हूँ ताकि थोड़ा सा कंसंट्रेशन बरकरार रहे, जो मुझे चीज़ें बतानी हो आपको बता सकूँ और आपका भी कंसंट्रेशन बरकरार है। सिद्धांत बोध, क्या मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे आप ये जज कर पा रहे हैं कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। आदित्य राज क्या लिख रहे हैं, सर आप विकास की वो सिद्धि हो जिस पे चढ़ने के बाद आदमी उठता। वाह 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 वाह। परमार बैच में क्वेरी है मुझे, क्या क्वेरी है ऋषभ सिंह? हिंदी नोट्स कर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। डाउट के लिए पैसा लगेगा, पैसा नहीं लगेगा डाउट के लिए, मैं मौजूद हूँ, कोई पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। कल से रिकॉर्डेड क्लास होगी, हाँ जी कल से एक रिकॉर्डेड क्लास होगी 7 PM पे मोस्ट प्रोबेबली, या फिर 7:30 PM पे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, ठीक है। 7 PM पे तो नहीं यार, 7:30 या फिर 8 PM पे, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी कल से। 11 वाली लाइव होगी, 8 PM वो वाली जो क्लास है जो शाम वाली होती है वो रिकॉर्डेड आपको मिलेगी। नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं सर सिद्धांत, तो नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? 2 रीजंस हैं। अभी हो सकता है कि जो नेटो में सिखा रहा हूँ उसको आप ट्राई कर रहे हैं, उसको अभी सही से इम्प्लीमेंट हो सकता है ना कर पा रहे हो तो गलत हो जाते हो। अभी आप लर्निंग स्टेज पे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये रियलाइज़ होता है लगाते कि आपसे बन नहीं रही है, ये जो आप ट्रिक आप यूज़ कर रहे हैं आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ऐसा मानना है कि ये मॉक्स हैं, रियल एग्ज़ाम नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूपीएससी जब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है तो टेस्ट सीरीज़ मतलब हर कोई लगाता है एग्ज़ाम से पहले, प्रीलिम्स की, ठीक है। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ये एडवाइस किया जाता है हम लोगों को, मतलब जो तैयारी करता है, कि एग्ज़ाम से पहले आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाइए, बिकॉज मॉक्स को जो सेटर्स हैं वो कौन होते हैं? यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कोचिंग्स में काम कर रहे हैं, वही इसको सेटअप कर रहे हैं। मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ मॉक्स को, मॉक्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छे मैं देखता हूँ कुछ लेवल जैसे कि काफ़ी सारे मॉक्स होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पहले आप यूज़ करना स्टार्ट करिए, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आपका हो सकता है स्कोर बढ़े उस चीज़ में। तो नेगेटिव इसी वजह से आपके हो सकते हैं बढ़ रहे हों।
परमार बैच में साउंड नहीं आता है भाई, ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, साउंड नहीं आता है। मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं बहुत। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 50-50 हार जाता हूँ लोल। अच्छा सौगात गरबा, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं फिर हार जाते हैं। ऐसा पता है यूजुअली क्या होता है, जो मुझे लगता है हम लोग थोड़े से बाइस्ड होते हैं। जो हमारा सही होता है उसको हम नहीं काउंट करते हैं, जो हमारा गलत होता है ऐसा लगता है अरे यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हमने 50-50 किया और गलत हो गया। तो कभी कभी यूजुअली थोड़ा सा बैसनेस भी होती है कि जो हमारे सही हो जाते हैं वो हमें लगता है कि हमारी नॉलेज की वजह से सही हुए, और जो गलत हुआ ऐसा लगता है ये तो तुक्का मारा इसलिए गलत हुआ, अब से तुक्का नहीं मारेंगे और स्कोर और घट जाता है। मतलब तुक्का से आप समझ पा रहे हैं मैं बोल क्या रहा हूँ। मेन से एक पहले इकोनॉमिक्स कवर ना हो तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट में करवा देना। हाँ शॉर्ट में मैं करवा दूंगा, ठीक है, उसका आप चिंता मत करो। पीवाई की सीरीज़ में रेगुलर रहो, इकोनॉमिक्स वैसे ही हो जाएगा, अगर कुछ बचेगा तो मैं करवा दूंगा। क्या आप प्लीज़ एनोटेशन वाली पीडीएफ के साथ ब्लैंक वाली पीडीएफ भी भेज सकते हैं, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है एंड वी कैन प्रिंट दैट गिव टेस्ट ईजली। साहिल ओके, मैं उसको भी कोशिश करूँगा प्रेरणा देने की। CAPF-AC के लिए क्लास लेते हो क्या आप साहिल भंडारी? परमार ऑफिसर्स चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, परमार ऑफिसर्स पे। सर जी आवाज़ को इतना से अच्छा, चलिए भाई धन्यवाद सभी को, मिलते हैं कल 11 AM पे। बायोलॉजी स्टार्ट होगी और इवनिंग वाला क्लास रिकॉर्डेड होगा। थैंक यू।